अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, नया दिन मुबारक, खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब। मैं हूं महक असलम। गुड मॉर्निंग जनाब। हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, टॉप स्टोरीज आपको बताते हैं। जब हम डेली बात करते हैं कि जनाब कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो एहतियात करें, तो सिर्फ हम ये नहीं कहते कि एक चीज़ पे एहतियात करें बाकियों पे हाथ खुला छोड़ दें। हर चीज़ पे एहतियात बेहद ज़रूरी है। मसरूफ़ शाहराहों पर कम उम्र ड्राइवर्स एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बार बार देखे जा रहे हैं। उनकी बढ़ती हुई तादाद ना सिर्फ उनकी अपनी ज़िंदगी बल्कि दूसरों की ज़िंदगियां भी ख़तरे में डाल सकती हैं। और आए रोज़ आगाही मुहिम के बावजूद हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बच्चों के गाड़ियां चलाने की जो वीडियोज़ हैं वो मंजर आम पर आती रहती हैं। इस अहम मामले पर आज हम अपने प्रोग्राम में तफसीलन बात करेंगे। ये सीटीओ लाहौर हमारे साथ होंगे, उनसे हम बहुत से सवाल करेंगे, उनसे जानेंगे कि जो कवानीन बनाए गए हैं क्या वो लागू नहीं हो रहे, जो आए दिन ऐसी तादाद में हम देखते हैं कि बच्चे जो है हमें गाड़ी चलाते हुए नजर एग्जैक्टली पूरे मुल्क में हम देखते हैं कि ऐसा मामला हो रहा है। इवन महक, हमारे मोहल्ले में एक बच्चा बाइक चला रहा होता है, मैंने अक्सर ये किया, मैंने उसे रोक लिया, मैंने चाबी निकाली, मैंने पूछा तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं। हाँ ना, वालिदैन का रवैया बहुत ज्यादा एग्जैक्टली। अभी वालिद साहब को क्या मालूम नहीं है, वालिदा को मालूम नहीं है, बड़े भाई को, घर में किसी बड़े को ये मालूम नहीं कि बच्चा जो बाइक लेकर निकल रहा है, गाड़ी लेकर निकल रहा है, वो जा कर रहा है, वो क्यों जा रहा है। बाइक निकाल रहा है, पैर नीचे लग नहीं रहे, लेकिन वो चला जा रहा है, गाड़ी चला रहा है। इस तरह हादसात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई ये कह दे कि मेरा इलाका, मेरी सड़क, मेरी ज़मीन, मेरा बच्चा, मेरी गाड़ी, मेरी मर्जी, तो ये होगा नहीं। इसमें कानून क्या कहता है, इस पर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ रवैया बदलने की ज़रूरत है, और जब रवैये की बात है तो रवैये पर भी हम नज़र षानी की आज दरख्वास्त करेंगे। लेकिन एक और मामला ये है कि जिस पर नज़र षानी होनी चाहिए, वो मामला है सिंध हुकूमत जो कोविड-19 की वैक्सीन ख़रीद रही है, जिसका ऐलान किया है। लेकिन उससे मुताल्लिक़ ख़बर ये है कि कैंसिनो बायो की जो वैक्सीन, जो कि चाइनीज़ वैक्सीन है, उसकी 1 करोड़ डोजेज़ की ख़रीदारी शफाफ और कानूनी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने असद उमर साहब को सिंध हुकूमत की शिकायत लगाई है। एक ख़त लिखा गया जिसमें कहा गया कि ड्रग पॉलिसी और ड्राप के वज़ा करदा फार्मूले के मुताबिक वैक्सीन असल कीमत से कई गुना ज़्यादा दामों खरीदी जा रही, चूँकि मिडल मैन इन्वॉल्व हुआ है। जब बात मिडल मैन की हो तो मिडल मैन हर जगह नज़र आता है। ये मिडल मैन कहीं चला क्यों नहीं जाता, ये हमें इतने नाकोचने क्यों चबवाता है, क्यों सुकून नहीं लेने देता, हमें क्यों सुख का सांस नहीं लेने देता। हर चीज में अगर हम देखें कि करप्शन हो रही है, वहां पर मिडल मैन का किरदार बहुत ज्यादा अच्छा है। कई जगह पर चलो ठीक है, मिडल मैन जरूरी हो जाता है, लेकिन ये जो जरूरी मिडल मैन है, इसके अलावा जो गैर जरूरी काम हो रहे हैं, फिर उस पर और फिर इन मिडल मैन को कौन चेक करेगा, कौन हुकूमत करेगी। लेकिन हुकूमत ही मिडल मैन को इन्वॉल्व कर रही कुछ मामलात में। ये देखें ना, ये फिर जब हम कहते हैं ना कि एक बंदा पीछे से आया और उसने ये कर दिया, तो आप ये देखें कि उसको किसी ना किसी की आशीर्वाद हासिल होती है, सरपरस्ती हासिल होती है। कोई होता पीछे जरूर है जो कि उसके कंधों को थपथपा रहा होता है कि तुम कर लो भैया, हम देख लेंगे। पहले सिंध हुकूमत कहती है हमारे कंधे थपथपा, बड़ा अच्छा काम किया, तो अब किसके कंधे थपथपाएं सर? अब आप ही बता दें कि करना क्या है। एनीवेज जी, एक और बात कर लेते हैं खेल के मैदान से। कप्तान खेल के मैदान से बाद में सियासी खेल के मैदान से है, सियासी मैदान की बात करेंगे। हमारे जो कप्तान हैं यानी जो वजीर आजम हैं इमरान खान साहब, उन्होंने एक मरतबा फिर से अपनी टीम तब्दील करने की तैयारी कर ली है। कितनी तब्दीली और लानी है अब कौन इन होगा जनाब, कौन आउट होगा, आइंदा 2 रोज में सब कुछ पता चल जाएगा। लास्ट तब्दीली हम सबको याद है, हमने देखा कि किस तरह से वजीर खजाना गए थे और हम्माद अजहर साहब आए थे। कब तक के लिए आए महक? ये तो अब खान साहब बता सकते हैं। देखिए, खान साहब ने कहा था जो कारकर्दगी करेगा वो कुर्सी पे रहेगा, जो नहीं करेगा वो घर जाएगा। पहले तारीफ करते हैं, कुर्सी पे बिठाते हैं, बाद में फारिग कर देते हैं, नया चेहरा आ जाता है। मसले पुराने हैं, इश्यूज पुराने हैं, हल नए आ नहीं रहे, चेहरे नए आ रहे हैं। एनीवेज, अब नए चेहरों की महक आपने बात की, नए चेहरों की एंट्री मुतवक्किल है। दूसरी जानिब इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी भी तश्कील देने का फैसला किया गया, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि हालिया सेनेट इंतखाबात से बहुत कुछ सीखा है। अपने लोग बिक गए थे, उसके नाम अभी तक सामने नहीं आया। एनीवेज, सीखने की बात करें, लेट्स सी उस पर आगे चलकर होता है क्या। हाँ, अभी हम आगे चल के आपको ये भी बताएंगे अपने प्रोग्राम में कि एक जादूगर है, एक नहीं बहुत सारे जादूगर हैं और जादू हो रहा है, जादू हो रहा है। और ये अक्सर होता कब है? रमजान से पहले। रमजान में भी देखने में आता है, रमजान से पहले ज्यादा हो जाता है। चले, रमजान से पहले ज्यादा होता है और रमजान में भी देखने में आता है। ये जादूगर कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ इस पे हम बात। और ये सिर्फ पाकिस्तान के जादूगर हैं, सिर्फ पाकिस्तान के जादूगर हैं, पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और ये कौन है और ये क्या करते हैं, सब पे हम प्रोग्राम में इनको मेरा ख्याल है एक मंत्र आता है, मंत्र पढ़ते हैं, चीनी गायब हो जाती है। कौन सा वाला? कोई होगा उनका मंत्र। मंत्र पढ़ते हैं, केले गायब हो जाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, सब्जी गायब हो जाती है, मंत्र
मंत्र पढ़ते हैं, चावल गायब हो जाता है। ये गायब कहाँ होता है, ये ढूंढने की ज़रूरत है। अच्छा, इस पर ज़ाहिर है जब महंगाई इससे होती है तो फिर लोग एहतजाज करते हैं। जब हम एहतजाज की बात कर रहे हैं तो एहतजाज तो हुआ, लेकिन धमकियाँ भी काम ना आई। हुकूमत ने फैसला सुना दिया, पहली से 8वीं तक क्लासेस 28 अप्रैल तक बंद रहेंगी। मुतासरा जो अजला हैं जहां पर 8% से ज़्यादा कोविड की पॉजिटिविटी रेशो है, वहां पर 9 से 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 18 अप्रैल तक छुट्टी होगी, लेकिन उनके इम्तिहानात मई के एंड में होंगे। 3rd वीक ऑफ मई में इम्तिहानात होंगे। हाँ, इम्तिहानात होंगे और ये इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हो ही रहे हैं। अच्छा, जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है कि जब एग्जाम लिया जाएगा तो SOPs को फॉलो नहीं करा सकेंगे, डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो सकेगा। कह रहे हैं ना, जो भी एहतजाज कर रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन है क्या? ये देखें ना, ये एक बड़ी बात है कि आप कहते हैं कि जी हमने एहतजाज करना है, एहतजाज जो करना है उसमें तो आप कोरोना फैलाने में सबसे आगे आगे नजर आ रहे हैं बैनर्स पकड़ के। ये गलत है, ये गलत है। आप जब एहतजाज कर रहे हैं तो फिर आप उस एहतजाज को अपने लिए मिसाल भी तो बनाए ना। अच्छा, जब बात हम एहतजाज ही करें, ऐसे में महक A लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब बाकी मुल्कों में कैंसिल हो सकते हैं एग्जाम्स और जब इवन पाकिस्तान में दूसरे बोर्ड अपने पेपर्स जो हैं वो आगे ले जा सकते हैं, इवन O लेवल के जो एग्जाम्स हैं वो आगे गए, अप्रैल से आगे चले गए, ऐसे में A लेवल के एग्जाम्स आगे क्यों नहीं जा रहे? वो एहतजाज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत हमारा जो मुद्दा है वो सही तरह से लड़ नहीं रही। तो इस पर भी आज हम आगे चलकर बात करेंगे। क्या कसूर है? हाँ, उन बच्चों का ये कहना है कि तैयारी नहीं है। डिटेल से करेंगे उनसे बात। खेल के मैदान से आप खबर शामिल कर लेते हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल पाकिस्तान में मुकाबला जनूबी अफ्रीका सीरीज, इसका फैसला कुन वनडे आज होगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को बतौर बैट्समैन मौका मिल सकता है कि लगाइए आके चौका। दूसरी जाने मोहम्मद नवाज अनफिट हैं, शादाब खान अनफिट है, उनकी जगह मोहम्मद नवाज लेंगे। हसन अली, उस्मान कादिर, इनकी भी टीम में शमूलियत का इम्कान है। तो लेट्स सी जी टीम कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है जनाब, ये शेप का जो क्रिकेट से मोहब्बत है ना, ये फौरन सा नजर आता है। और अब आपकी मोहब्बत किससे है? मेरी मोहब्बत तो सुपरस्टार्स से है, सबसे है, एक से नहीं है। लेकिन हम एक सुपरस्टार की बात करेंगे, मीरा जी की। उन्होंने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली। कोरोना वैक्सीन लगवा ली? हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने वो 50 वाला नहीं, बाहर से लगवाई है ना। अच्छा, बाहर से लगवाई है। अच्छा, नहीं, बाहर से लगवाई है, बाहर से लगवाई है। अदाकारा मीरा नहीं हुई 50-60 की, आप पूछ लेना, वो आपको बताएंगी। वो 30 से बढ़ेंगी नहीं, शायद 30 से भी कम रहेंगी। अच्छा, आगे पढ़ते हैं हम। अच्छा जी, अदाकारा जो मीरा है उन्होंने 27 मार्च को दुबई से न्यूयॉर्क कहने लगे 27 साल की। नहीं, देखिए इतना जुल्म नहीं ना, इतना जुल्म नहीं। हम क्या, हाँ 23 साल, अब बस 23 से भाई आगे ना पीछे, बस 23 बोल दिया। कर लो। मीरा ने न्यूयॉर्क के अस्पताल से वैक्सीन लगवाई है और उनका ये कहना था कि कोरोना वबा खतरनाक है, शहरियों को हर मुमकिन एहतियात करनी चाहिए कोरोना से बचने के लिए। और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे स्टार्स भी ये मैसेजेस दे रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन ड्राइव इस वक्त हो रही है तो वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवानी चाहिए। और इवन इन पाकिस्तान, जिस तरह हमने डिस्कस भी किया कि बहुत से ऐसे इलाके हैं और स्पेशली लो इनकम जो एरियाज़ हैं वहाँ के लोग इवन 50+, 60+, 65+ वो लोग नहीं लगवा रहे, आगाही नहीं है, ये मैसेज वहाँ तक नहीं लोगों पहुँचा। को शको शुबहात बहुत ज़्यादा है शुएब, इस वजह से लोग जो है, अच्छा एक टाइम था कि ठीक है हम कोविड की वैक्सीन लगवा रहे हैं, फिर दरमियान में कुछ ऐसी चीज़ें आई कि लोग पीछे हट गए। अब कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि लोग लगवा रहे हैं वैक्सीन। और अब कुछ हम उस जादूगर की बात कर लेते हैं जिसके बारे में हमने आपको अपने प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज में बताया था। तो जनाब, ये जादू अक्सर हमें रमज़ान में या रमज़ान से पहले देखने को मिलता है। रमज़ान करीब आते ही होता ये है कि वो जादूगर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, मार्केट से फ्रूट गायब हो जाते हैं। इसी वजह से खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाती हैं या उनकी किल्लत पैदा हो जाती है। इस वक्त भी पाकिस्तान के कई शहर ऐसे जहां पर फल गायब होने की इत्तला है और जैसे ही रमज़ान आएगा ये फल सब कुछ सामने आ जाएगा। ये फल जो है कोल्ड स्टोरेज से बाजार आ जाएगा, यानी जो जादूगर हैं वो जादू करते हैं, जादू होता है, वो जादू करते हैं, इस फल को, सब्जी को पहुंचाते हैं उन कोल्ड स्टोरेजेस में और फिर वहां से महंगे दामों वो सामान, वो रमजान में फल है वो रमजान में बाहर आ जाता है। फैसलाबाद के नुमाइंदे अब्दुल अहद ने इसी से मुताल्लिक एक रिपोर्ट तैयार की है। क्या वो जादूगर ढूंढने में हुए कामयाब? दिखा पाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। रमजान की आमद से कबल ही बहुत सारी अशिया खुर्दोनोश ने सुलेमानी टोपी पहन ली है। सीजन होने के बावजूद ये मार्केट से गायब नजर आती हैं। तो आइए इन्हीं गायब अशिया को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सब अपने ही मुनाफे में लगे हुए हैं, ठीक है।
ये जानबूझ के चीज़ें जो हैं स्टोरेज कर लेते हैं, ठीक है। इस ऑटोमेटिकली प्राइस इसकी अबव हो जाती है, ठीक है। गरीब आदमी इस चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमारा सिस्टम ही करप्ट है सारा, ठीक है। इस सिस्टम की वजह से हम सब ये फेस कर रहे हैं आज। देखिए जी, हम मार्केट में आए हैं, खरबूजे के अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। केले की सिर्फ एक रेडी यहाँ नज़र आई है और कोई चीज़ नहीं है। स्ट्रॉबेरी भी शॉर्ट है, जहाँ देखो महंगाई का अंबार लगा हुआ है। बस देखे रमज़ान से पहले ये पोजीशन है, रमज़ान के बाद क्या होगी। मोस्टली जो अवेलेबल है ना फ्रूट में, खरबूजा बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल है, लेकिन जिस चीज़ का मौसम है वो अवेलेबल नहीं। केला हो गया, सेब हो गया, नाशपाती, अनार, अंगूर वगैरह, जो इस तरह की चीज़ें हैं जो रमज़ान में ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने बहुत ज़्यादा स्टोर कर ली हैं ताकि रेट को ऊपर ले जा सकें। बहुत सारे मौसमी फल तो मार्केट से गायब हैं और उनकी कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। सब्जियों की क्या सूरत हाल है, आइए वो भी जान लेते हैं। ये सब्जियां तो वो तकरीबन कुछ मिल रही हैं, लेकिन इनकी कीमतों में बहुत इजाफा हो रहा है, जो कि हमारे लिए मुश्किल हो रही है। आम शहरी के लिए जिसके अंदर मुश्किल पेश आ रही है कि रेट बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं सब्जियों के। मतलब एक दिन की जो सी सब्ज़ी है 200-300 पर हेड जो सा लग रहा है बंदे को। सब्जी के तो आसमानों में चली गई हैं कीमतें। हर केजी में तकरीबन 100 रुपये का इजाफा हो गया, 80 रुपये का, 60 रुपये का इजाफा हो गया। मार्केट से फल, सब्जियां और दीगर अशिया खुर्दनोश किसी जादू के जरिए गायब नहीं होती, बल्कि मुनाफाखोर माफिया ने खुद साख्ता शॉर्टेज करके महंगाई का पूरा प्लान बना रखा है, जो इंतजामिया की आंखों से भी ओझल है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद। तो जनाब रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई, अब आपको पता चला होगा किन जादूगरों की हम बात करें। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सप्लाई चेन एक्सपर्ट डॉक्टर शुजात मुबारक साहब ने। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपने भी बहुत दफ़ा ऐसे जादूगर, उनकी जादूगिरी देखी होगी। मैं ये नहीं पूछूंगी जिम्मेदार कौन है, आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है, इसका हल क्या है? देखें, मेरे ख्याल में 2 हफ्ते पहले आपके प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी कि रमज़ान आने वाला है, आप देखिएगा कि प्राइसेस का क्या बनता है। सिंपली अगर गवर्नमेंट कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो पहले जो चीज़ें सप्लाई में स्टोर में पड़ी थी, अगर 1 महीना पहले और अब देख ले तो एक अंदाजे के मुताबिक 175% स्टोरेज में इजाफा हो गया। कोल्ड स्टोरेज की मैं बात कर रहा हूँ, और ये अब आएगा रमज़ान अब मार्केट पे आएगा। बुनियादी वजह ये है कि हमारी गवर्नमेंट को खुद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी है और उसको रेगुलेट कैसे करना है। और जितने भी हमारे मार्केट में लोग होते हैं वो सारे का सारा सामान उठा के कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं, रमज़ान रहता है उसको बाहर ले आते हैं। ये है वो मिडल मैन, ये है वो जादूगर। अच्छा, मैं अब आपको जो मज़े की बात बताऊँ, मज़े की बात ये कि इसमें कोई तकरीबन 100 में से 80% गवर्नमेंट के अपने लोग शामिल हैं जो सामान गायब करते हैं और कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत के अपने बंदे। हाँ, अब होता क्या है, होता ये है कि वो नॉर्मली मार्केट में नहीं आते, लेकिन जो सीजन्स होते हैं उनमें वो वेजिटेबल सेलर से बात कर लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे सप्लाई, और वो सोर्स ऑफ सप्लाई से लेके कोल्ड स्टोरेज में चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं और फिर उनको आगे सप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये सारे का सारा मुनाफा ये सेलर नहीं लेता, ये बीच में जो मिडल मैन है ना, ये जादूगर है असल में, जो कि गवर्नमेंट के ईवानों में बैठे हुए हैं। तो फिर हुकूमत अपने ही जादूगरों के खिलाफ क्या करे? हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत ने कुछ नहीं, बसलियत का शिकार है। जैसे आए रोज़ गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, आए रोज़ उनके मिनिस्टर्स चेंज हो रहे हैं, उसी तरह से गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताएं, जब वो लोग ईवान में बैठे जो ये काम करें, तो फिर जब ये दावा किया जाता है कि महंगाई कंट्रोल होगी, रमज़ान में चीज़ों की खुद मॉनिटरिंग होगी, अब आवाम को रिलीफ मिलेगा, फिर समझ जाएं, पहले से ही अपने कान खड़े कर लें कि भैया इस दफ़ा भी बातें हैं। देखिए, ये तो पहले मैंने 2 हफ्ते पहले आपके प्रोग्राम में कह दिया था कि रमज़ान आने वाला, महंगाई बढ़ जाएगी और ऐसे ही होगा। तो गवर्नमेंट जब तक अपना रेगुलेटरी रोल सही तरीके से प्ले नहीं करती है, ऐसा ही चलता रहेगा। तो और मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट करेगी। आपने भी जो अब एक स्टेप लिया, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो नई कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, जिसको इमरान खान साहब खुद उसकी क़यादत करेंगे, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? चूँकि वो कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स हैं वो लेने हैं, वो कहते हैं कि सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ हमें जाना है, वो माफिया की बात फिर से करते हैं, तो क्या इससे कोई
देखिए क्यों, ये तो खैर बहुत लंबी बहस है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद उसको क्यों हेड किया, लेकिन बुनियादी वजह ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये तो IMF ने कहा था शौकत तरीन साहब को बना दे, बहुत सी ह्यू एंड क्राई थी तो उसको बना नहीं सकते थे शौकत तरीन साहब को, तो ये खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको हेड कर लिया। और ये 3 इसमें पुराने फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, शमशाद अख्तर हैं, बिल्कुल अली रज़ा हैं, एक और हैं अपने सईद सलमान शाह, बिल्कुल ये तीनों ही IMF के एजेंडा को ड्राइव कर रहे हैं आगे। सो नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। मैं तो बहुत मायूस हो चुका हूँ सच्ची, मैं आपको बात बताऊँ कि आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड। आए रोज़ आपके फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं। जिस मुल्क में फाइनेंस मिनिस्टर इतनी तेज़ी से चेंज होता है, वो मुझे बताएं कैसे वो तरक्की कर पाएगा, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने बताना होता है आपके पास क्या रेवेन्यूज़ हैं, आपने क्या एक्सपेंडिचर्स करने हैं। आगे बजट आ रहा है, बजट में मुझे बताएं कि आपका नया फाइनेंस मिनिस्टर आएगा, अभी फिर चेंज होने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं मैं आपसे ये फिर चेंज होने जा रहा है, फिर चेंज होने जा रहा है। यही मैं क्या बजट आएगा, क्या रिलीफ देंगे? जब बार बार तब्दीली होगी, वो भी एक सीट पे और जो बहुत ज्यादा अहम है, तो फिर आप किस तरह से कह सकते हैं हमारी पॉलिसीज ऐसी हैं जो कि आपको रिलीफ दे देंगे? तो ये तो गवर्नमेंट ने खुद एडमिट कर लिया, खुद दे हैव कन्फेस्ड कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो नाकाम रही हैं और हम उसको डिलीवर नहीं कर पाए। हमाद अजहर साहब क्यों बदलने वाले हैं? अच्छा, वो आपने अभी मोटरसाइकिल की बात की थी ना, बच्चे जिनके पाँव नहीं लगते हैं वो भी चला रहे होते हैं, तो आपको मिसाल भी समझ में आ गई होगी। हमने इसमें ये भी कहा कि अम्मा अब्बा को ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर अब्बा को ध्यान रखना चाहिए कि नीचे तो ये वो सब्जी वब्जी लेके आते हैं, पीछे मोटरसाइकिल कोई और ही चला रहा होता है। उनके पाँव लगते हैं जमीन पे जो चला रहे हैं पीछे, उनके पाँव लगते हैं और वो बड़े मदारी हैं और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से मोटरसाइकिल चलाते हैं, लेकिन सामने नहीं आते। हाँ, लेकिन सामने नहीं आते। अच्छा, तो हमाद अजहर के बाद कोई नाम आपकी एक्सपर्टीज को? देखिए वैसे तो शौकत तरीन साहब का नाम फाइनल हो चुका था, आपको भी पता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद उनको एडवाइज़र के तौर पे आगे लेके आए, या सैयद सलमान शाह जो कि मुशर्रफ दौर में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो वो बजट के बाद या बजट से पहले इन दोनों में से कोई आगे आ जाए। अच्छा, वैसे इसका असर होता है कि बजट से कुछ दिन पहले हम ये अगर इकदाम उठा लें कि किसी को एडवाइजरी के तौर पे ले आएँ या फाइनेंस मिनिस्टर आप चेंज कर दें, बजट पे इसका कोई असर होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। उसकी पूरी की पूरी जो बजट की आउटले चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक वो सोर्सेज क्या हो सकते हैं आपके रेवेन्यू के, एक्सपेंडिचर्स कहाँ से आएंगे, वो बहुत हद तक चेंज हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी तक हम नून लीग की गवर्नमेंट देख ले, पीपल्स पार्टी की देख ले या PTI की गवर्नमेंट देख ले, आपको क्या लगा अवाम दोस्त बजट किसकी गवर्नमेंट में आया है? देखिए, आप एक रिसर्च कर लीजिएगा, पिछले 20 साल में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वही बदल के आ रहे हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट चाहे बदल जाए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। ये जो तीनों अभी इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में लोग हैं, ये पहले पीपल्स पार्टी के दौर में भी, नून लीग के दौर में, मुशर्रफ के दौर में भी ये प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। क्या वजह? वजह ये है कि देखिए, जब तक हम टैक्स नहीं देंगे, जब तक माफियाज को ख़त्म नहीं करेंगे, तो बजट फाइनेंस मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता। तो आपको रेगुलेटरी रोल प्ले करना होगा, आपको टैक्सेस लेने होंगे। आप टैक्सेस लेने से मुताल्लिक आपको लगता है कि हुकूमत संजीदा मैयज ले रही है? दैट्स अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट फिर अगेन मसलियत का शिकार हो गई। शब्बर जैदी साहब जब चले गए तो गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू कलेक्ट द टैक्स, और अब फिर उसी तरह से चल रहा है। अब आपको पता है FPR का कौन है चेयरमैन? शायद मुझे तो नहीं पता, आई डोंट नो कौन है। शब्बर जैदी साहब तो बड़े एक्टिव थे, एंड तो इसका मतलब ये कि वो टैक्स वाला जो चीज़ है गवर्नमेंट के लिए, चौधरी शुजात ने बड़ी खुद अच्छी टर्म यूज़ की, ये खूह खाते में अंडर द कारपेट ये डाल देते हैं चीज़ों को। इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी आई, पहले बहुत सामने आई, ये चेंज कर देंगे, 200 इकोनॉमिस्ट लेके आएंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी, लेकिन इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने 3 साल में उनकी कुछ सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि उसमें मेरे कुछ असातिज़ा भी शामिल हैं। वो ये बताते हैं कि 1-1.5 साल तो मीटिंग ही नहीं हुई। उसके बाद बड़ी मेहनत से काम करके पॉलिसीज़ बनाई गई, जब पॉलिसीज़ दी गई तो कोई मेरे ख्याल 6 महीने तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको देखा ही नहीं। ठीक, उसके बाद इसको रीस्ट्रक्चर कर दिया। ओके, बस एक बात और सर, वापस हम जादूगरों पे आ जाते हैं, क्योंकि आपने जो कहा कि हुकूमत खुद है या हुकूमत के अपने लोग होते हैं। सर, क्या ऐसा कोई कानून है पाकिस्तान में कि कोल्ड स्टोरेज कितने फ़ीसद होनी चाहिए और कोल्ड स्टोरेज के क्या मामलात होने चाहिए? एक ख़ास
फल कितने अरसे तक कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है, ऐसा कोई कानून है, इसका इतलाक है? जी बिल्कुल, आपकी फूड की जो मिनिस्ट्री है उसके पास पूरा इसका मुकम्मल रेगुलेशंस हैं कि आप एक जो सर्टेन स्टोरेज की लाइफ है, एक फ्रूट को फॉर एग्जांपल केला आप 45 डेज से 60 डेज तक जो पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ हैं इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरी जो मीट है उसके भी एक सर्टेन डेज है, उसके बाद आप नहीं रख सकते। ये रखते हैं? ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सालों रखते हैं। सालों रखते हैं? मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा भी एविडेंसेस आए हैं, आप देख लीजिएगा कि अब रमज़ान में स्टोरेज हुआ, रमज़ान ख़त्म हो गया, प्राइसेस कम हो गई, प्रोडक्ट को नहीं निकाला, फिर पड़ा रहा कोल्ड स्टोरेज में, अगर कोई नई चीज़ नहीं आ रही, और फिर जब प्राइसेस बढ़ी तो फिर उसको निकाल लिया मार्केट में। ओके, तो ये असल मसला जनाब के जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं उसको चेक करना पड़ेगा, उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। कानून मौजूद है लेकिन इत्तलाक है। अच्छा, एक आखिरी बात ये कि वो कोल्ड स्टोरेज की सेल्फ क्वालिटी भी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज है। ओके, दे आर जस्ट फॉर द नेम कोल्ड स्टोरेज, आप उनमें जाके देखें कि वहाँ पे है क्या, इंतहाई कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैंने इसी दौरान देख भी लिया कि चेयरमैन कौन है, जैसे शब्बर ज़ैदी के बाद जो गए थे ना, वो मैंने देख लिया, वो है मोहम्मद जावेद गनी साहब और वो एक्टिव नहीं इसलिए इतना वो सामने नहीं आ रहे हैं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे, अब इससे गुफ्तगू करते। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। अब जरा बात हम कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स की। जब रुख करते हैं तो सबसे पहले एक बात ही दुकानदार से हम ज़रूर पूछते हैं, और वो बात क्या होती है? इससे मैं जाती तो नहीं हुई, लेकिन अगर मैं जाऊंगी तो मैं क्या पूछूंगी, क्या होती है वो बात, आप मुझे बता देना। देखिए, आपको भी याद नहीं आ रही, मुझे भी याद नहीं आ रही, लेकिन अगर हम सोचेंगे तो याद आ जाएगी कि वो बात होती है जनाब के कहाँ का है, ये जो आर्टिकल है, ये जो मशीन है, ये कहाँ की है, किस मुल्क की है। अगर तो जनाब वो हो चाइना की, तो दुकानदार जो है वो धीमे लहजे में कहता है कि मेड इन चाइना, या कहेगा कि असेंबल्ड इन चाइना। और अगर यही चीज़ हो मेड इन जापान तो कहेगा मेड इन जापान। तो यानी ये फ़र्क होता है जनाब, आवाज़ ही बदल जाती है। तो कराची में एक मार्केट ऐसी है जहां मेड इन जापान का इस्तेमाल शुदा सामान मिलता है। इस्तेमाल शुदा पर ज़रा हम आहिस्ता हो जाती हैं, और वो भी मतलब मुनासिब कीमत में मिलता है। हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद उस मार्केट का सर्वे करने गए, और वहाँ पर क्या कुछ मौजूद है, दाम क्या है, क्वालिटी क्या है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने जाते हैं तो मेड कहाँ का है ये ज़रूर पूछते हैं। कराची में एक मार्केट ऐसी है जहाँ अब भी जापान का पुराना सामान सस्ते दामों मिलता है। ये मार्केट कौन सी है, आइए आपको दिखाते हैं। तो जनाब, ये है वो जैक्सन मार्केट जहाँ पर सस्ते दामों इलेक्ट्रॉनिक अशिया दस्तयाब हैं, जहाँ पर दुकानदार भी कहते हैं मेड इन चाइना नहीं, मेड इन जापान है। गर्मी शदीद है जिसके लिए एसी की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बनिस्बत यहाँ पर एसी कितनी कम कीमत में दस्तयाब हैं। 1 टन का एसी आम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में कितनी कीमत में दस्तयाब है, और वही एसी जापान मेड यहाँ पर जैक्सन मार्केट में कितने का दस्तयाब है, दुकानदार ज़्यादा बेहतर बता सकता है, उनसे हम जानते हैं। आप बताइएगा कितने डिफरेंस आ जाता है? जी, हमारे पास आपको मिल जाएगा 110 का विंडो एसी जो जैपनीज़ मेड बाय जापान होगा। और इसमें आपको अगर आप आम मार्केट में जाते हैं 1 टन का एसी परचेस करने, तो हमें इन्वर्टर में पड़ेगा 60 से 65 हज़ार के दरमियान, और हमारे पास वही 1 टन का एसी मेड बाय जापान आपको पड़ जाएगा 22,000 रुपये में। और इसको ये 110 एसी 220 में कन्वर्ट करने के लिए इसको कन्वर्टर भी लगाना पड़ता है इसके साथ। फ्रिज हैं जो कि हर घर की ज़रूरत है, इनकी कीमतों में भी आम मार्केट के मुकाबले में यकीनन फ़र्क होगा। कितना फ़र्क है ये जानते हैं यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे। फवाद हमारे साथ मौजूद हैं। ये फ्रिज अभी है टोक्यो जापान, लेकिन मेड इन थाईलैंड होता है, जापान पार्ट्स देता है, वो बनाता थाईलैंड है। ये फ्रिज है, ये अभी हमारे पास है कम से कम 75,000 रुपये का। अगर ये मार्केट से आप लेने जाओ या बाहर से इंपोर्ट करो तो कम से कम 1.5-2.5 लाख रुपए का इस है। इसमें सफाई की ज़रूरत नहीं होती है। ये पाकिस्तानी की तरह बर्फ़ जम जाए, कटोरा जम जाए, उसको फिर चाकू चूरी उठाओ या हथौड़ा उठाओ, लीक हो जाएगी, गैस निकल जाती है। इसमें वो सिस्टम नहीं है। बाकी इसकी लाइफ ज़्यादा है। फ्रिज की भी अपनी खसूसियात हैं जो यकीनन सामान जापान का, लेकिन जो असम्बल्ड होते हैं थाईलैंड या कोरिया में होते हैं। अब बात की जाए अगर घर में जो स्टीरियो सिस्टम, जो साउंड सिस्टम इस्तेमाल होते हैं
उनकी कीमतें क्या हैं जैक्सन मार्केट में, जो कि आम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जो है वो कितने के दस्तयाब होते हैं, यकीनन महंगे तरीन होते हैं। तो इसके लिए अब हम जाएंगे जैक्सन मार्केट में, देखेंगे कि जो साउंड सिस्टम है, वो जो स्टीरियो सिस्टम है, वो यहाँ पर कितने का दस्तयाब है। इसके लिए आइए हमारे साथ चलिएगा। ये अलग अलग चीज़ रखी हुई हैं, इनकी मुख्तलिफ प्राइजें होती हैं। जैसे कि ये रखा हुआ, ये आपको 18 से 20 हज़ार तक का भी पड़ेगा। जितना नॉर्मल साउंड में जाओगे तो आपको 12,000 का भी मिल जाएगा, 13,000 का भी मिल जाएगा। और मुख्तलिफ क्वालिटी के स्पीकर हमारे पास लगे हुए हैं। ये स्टारसर आइवा कंपनी के मेड इन जापान है। ये कैनवुड के रखे हुए हैं, ये भी मेड इन जापान है। इस तरीके से पायनियर के हैं और मुख्तलिफ सराउंड हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा ये बुफर होते हैं। जैसे आप यानी कि कस्टमर जो चीज़ चॉइस करते हैं, हम उनको उस हिसाब से देते हैं चीज़ें। चाइना का आपको नॉर्मल से जो प्राइस मिलेगी ना 3500 रुपये का, मगर उसका कोई साउंड नहीं होता है। कस्टमर अमूमन वो ले जाते हैं, फिर रिटर्न हमारे पास आता है कि हमें हैवी साउंड चाहिए, तो हम उनको 12-11 हज़ार रुपये में ऐसा साउंड देते हैं कि कस्टमर भी खुश हो जाता है। जापान से अगर रुख करें चाइना का, तो मेड इन चाइना के LEDs की कीमतों में भी वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। कितना फ़र्क है, आइए जानते हैं। चाइना में भी क्वालिटीज़ है। ये चाइना वो चाइना है जो यूरोप के लिए बनता है, ये लोकल नहीं है। अभी आप जापान भी चले जाओगे ना तो आपको यही मिलेगा। क्यों कि जापान और सारी चीज़ें अब नहीं बना रहा, अब चाइना ही बना रहा है। अब हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है, सदर में भी मैन्युफैक्चर हो रही है, वो छोटी स्क्रीन है, 19, 17, 22। कस्टमर वो कहता है जी चाइना, वो लोकल चाइना है। हम आपको देंगे ओरिजिनल चाइना ब्रांड। जहाँ तक रेटों का फ़र्क है तो तकरीबन 32 इंच कंपनी के रेट हैं 42,000। हमारे रेट हैं इस वक्त 24,000, 25,000 रुपये। 32 इंच सिंपल के रेट हैं। स्मार्ट के रेट हैं तकरीबन 28,000, 27,000 रुपये। यहाँ से 3 महीने पहले इसके प्राइसेस कम थे। ये कोरोना की वजह से माल हमारा बंद है, शॉर्ट है, माल नहीं आ रहा, उसकी वजह से प्राइसेस बहुत बढ़ गए। सस्ता सामान मेड इन जापान, तो फिर क्यों हैं आप परेशान। जैक्सन मार्केट में आपकी पसंद के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक सामान बआसानी दस्तयाब है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। तो जनाब अभी आपको खबर देंगे, शुगर स्कैंडल का मामला है। जहांगीर तरीन और अली तरीन की बैंकिंग कोर्ट में जमानत में तौसी का केस। जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत में 10 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। याद रहे कि कल पेशी हुई थी शुगर स्कैंडल से मुतालिक खबर है। डेवलपमेंट ही देखी गई है कि जहांगीर तरीन और अली तरीन की बैंकिंग कोर्ट में जमानत में तौसी, और इस केस से मुतालिक अब जो है 10 अप्रैल तक तौसी दे दी गई है। ये एक अहम मामला था जिस पर जहांगीर तरीन का बार बार मौक़िफ़ सामने आ रहा था कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त जहांगीर तरीन साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। किस लिए की है, क्या आपको फ़ायदा इस चीज़ से, और वो कौन कर रही है, मेरे ये सारे सवालात हैं। और यहाँ पे अफसोस का मकाम ये है, अफसोस का मकाम ये है कि आज मैं और मेरे दोस्त जो साहब आपके सामने यहाँ खड़े हैं और जो अभी बात भी करेंगे, हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। तहरीक इंसाफ से हम इंसाफ मांग रहे हैं। और मैं तो एक और बात भी कहूँगा, मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो। मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। खान साहब ये बताइएगा कि एक सेकंड मैंने बात करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अभी जो खान साहब ने अतमाद का वोट लिया है, वो अतमाद का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। अगर ये अपना मुस्बत किरदार अदा ना करते तो शायद वो अतमाद का वोट ना ले सकते। जिस तरह आप जानते हैं कि पहले पंजाब की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब ने बनाई, उसके बाद वफाक की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब की मेहनत से बनी, और आज खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हम ये सब जो यहाँ पे MP MNAs वज़रा मौजूद हैं, हम ये समझते हैं कि ये सख्त ज़्यादती है और खान साहब को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और वो लोग जो जहांगीर खान तरीन जैसे ईमानदार, नेक नियत, मेहनती और तरीक़े इंसाफ को आज इस मकाम पर लाने वाले जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ ये जो जुल्म हो रहा है, हम ये मुतालबा करते हैं कि इसे फ़ौरन बंद किया जाए। और हम सब
जो इतने लोग यहाँ वज़रा हैं, MP हैं, MNA हैं, हम सब जहांगीर तरीन खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, और हम इंसाफ लेके रहेंगे। और आखिर में मैं एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब को कहूँगा कि अपना एक बेहतरीन दोस्त, एक जानसार साथी, इसको खुदा के लिए इसको जो जुल्म और ज्यादती हो रही है इसको बंद कराएं। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो तरीक़े इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इससे तरीक़े इंसाफ को नुकसान पहुंच रहा है। जहांगीर तरीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचना क्योंकि उसका दामन साफ है, उसने 1 रुपए की करप्शन नहीं की। नुकसान पहुंच रहा है तो तरीक़े इंसाफ को पहुंच रहा है, और तरीक़े इंसाफ इमरान खान साहब आपकी जमात है, आपकी जमात तबाह हो रही है, और अगर इसको बचाना है तो उसका एक ही तरीका है कि उन साजिशी नासर को बाहर निकालें और जहांगीर तरीन जैसे मुखलिस, ईमानदार, नेक दोस्तों को साथ बुलाएं। तरीन साहब ये बता दें कि अपने हालिया इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आप उनके बेहतरीन दोस्त थे, करीबी दोस्त थे। क्या आपको क्या लगता है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ कौन करवा रहा है? अगर इमरान खान तो आपकी मोतरफ है, तो इंतकामी कार्रवाई कौन करवा रहा है? ये देखें, जो भी इंतकामी कार्रवाई करवा रहा है ना, अब वक्त आ गया है कि उनको बेनकाब किया जाए। जैसे राजा साहब ने कहा है उनको बेनकाब करें, और ये खान साहब भी कर सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयल सपोर्टर है वो कर सकते हैं, मगर उनको बेनकाब करना अब बहुत ज़रूरी हो गया। जी खान साहब, आपका एक सियासी कदकाठ था, आपका एक सियासी कदकाठ था पिछले 2 सालों से। इसको नुकसान पहुँचाने के लिए वो कौन से अनासर हैं जो सामने नहीं आ रहे और आपके सियासी कदकाठ को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और आपको छांव से धूप में खड़ा कर दिया गया? देखो, अभी मैंने इसका जवाब दिया है, इनको बेनकाब करना ज़रूरी है। इनको बेनकाब खान साहब खुद करें, इनको बेनकाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करें कि ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं जिससे मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया। और मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचेगा मुझे ये इस तरह से अलग करने से। अच्छा जानी साहब, ये बताइए कि आप बातें चल रही है कि शहला रज़ा ने ट्वीट किया है, राहें जुदा हो गई हैं कि अभी आप तहरीक इंसाफ में ही हैं? बिल्कुल कोई मेरी राहें जुदा नहीं हुई हैं। मैं तहरीक इंसाफ के लिए खून पसीना एक किया 10 साल। आपका क्या ख्याल है कि मैं इसी से अलग हो सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हूँ और इंशाअल्लाह ताला शामिल रहूँगा। मेरे सारे साथी मेरे साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि आवाज़ इंसाफ के लिए बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। किसी और सियासी पार्टी से ऑफर आ रही है? आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात की बातें हो रही हैं, मुलाकात करने जा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं जा रहा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जहांगीर तरीन और राजा रियाज मीडिया टॉक कर रहे। जहांगीर तरीन ने कहा कि वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है, मैं खामोश हूं, मैं चुप हूं, लेकिन तहरीक इंसाफ से इंसाफ की उम्मीद रखता हूं। उन्होंने कहा कि मैं दोस्त था, मुझे दोस्त ही रखा जाए, मुझे दोस्त ही रहने दिया जाए। मैं साथी था, साथी ही रहना चाहता हूं। तहरीक इंसाफ में था, तहरीक इंसाफ में हूं, तहरीक इंसाफ में रहूंगा, लेकिन तहरीक इंसाफ से इंसाफ का मतलाशी हूं। इसके साथ राजा रियाज साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को जो ऐवान से एतमाद का वोट मिला वो जहांगीर तरीन साहब की मस्बत काविशों के नतीजे में मिला। और जहांगीर तरीन साहब ने यह भी कह दिया कि वक्त आ गया है कि जो उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं उनको बेनकाब किया जाए, और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब खुद उनको बेनकाब करें। इसी पर हमें ज्वाइन किया है अब्बास शबीर ने। अब्बास, कहिएगा, जहांगीर तरीन गुफ्तगू कर रहे थे और राजा रियाज बहुत बड़ी बात करके राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि जो एतमाद का वोट मिला था उसमें जहांगीर तरीन का बहुत बड़ा किरदार था और साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट में भी। प्लीज बताएगा मजीद क्या क्या गुफ्तगू की इन्होंने? देखिए, थोड़ा सा मैं डिटेल आपको एक चीज बताऊंगा कि जहांगीर तरीन ने आज बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ शो की है। अपने घर के अंदर सुबह उन्होंने बैठक लगाई है। हम देखते हैं कि जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग भी अदालतों के अंदर पेश हुए तो उनकी जो कोर क़यादत होती है, जो करीबी लोग होते हैं, वो जरूर कोर्ट्स में जाते हैं। तो आज जहांगीर तरीन ने भी सुबह अपने घर के अंदर बड़ी बैठक लगाई है। हम कहते थे कि कौन कौन से लोग जहांगीर तरीन के साथ हैं, और आज जहांगीर तरीन के साथ जो है बहुत सारे लोग मंजर आम पर आ गए हैं, जिसमें सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल भी हैं, वजीर आला पंजाब के मुशीर अब्दुल हई दस्ती भी हैं। इसके अलावा राजा रियाज साहब का वाज़ेह स्टैंड रहा है। इस्लामाबाद में पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग के अंदर जब सेनेट के
उम्मीदवारों का चुनाव हो रहा था, तो उस वक्त भी राजा रियाज ने उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि जहांगीर तरीन को कमेटी के अंदर शामिल किया जाए। तो राजा रियाज का हमेशा से जहांगीर तरीन के लिए एक बड़ा वाज़े और एक ओपन स्टैंड रहा है, और आज भी हम देखा है कि कैमरे के साथ उनके साथ वो खड़े रहे हैं और उन्होंने अपनी बात भी की है। असलम बरवाना भी थे, ताहिर रंधावा, चौधरी इफ्तिखार गोंदल, गुलाम रसूद संगा, सलमान नईम और टिकट होल्डर जो सजाद बड़ाइच, वो भी आज जहांगीर तरीन के घर के ऊपर मौजूद थे। इसके साथ साथ साबिक जो वजीर आला के मुशीर थे वो भी आज जहांगीर तरीन की हिमायत के लिए उनके साथ थे। तो ये बेसिकली आज जहांगीर तरीन ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है अदालत के अंदर कि सुबह अब्बास स्ट्रेंथ तो शो की है, लेकिन ये जो महक ने भी आपसे कहा कि एतमाद का वोट इमरान खान को मिला, राजा रियाज साहब कहते हैं कि जहांगीर तरीन का अहम रोल था इसमें। इस बात का यहाँ पर होना, ये बात यहाँ पर की जानी, कोई मैसेज दिया गया है? देखिए 6 अप्रैल 2002 को, आज 7 अप्रैल है, 6 अप्रैल 2020 को जहांगीर तरीन ने मेरे से मुलाकात की थी, और आज जो राजा रियाज ने बात की है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में बड़ा रोल है जहांगीर तरीन का, तो इसी तरह 6 अप्रैल 2020 को, आज से 1 साल पहले, जहांगीर तरीन ने अपने घर में वो तमाम तर चीजें बताई थी और उसको उन्होंने इजाजत दी थी कि आप इसको मीडिया में ओपन रखें, जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम लिया था और बहुत से लोगों का नाम लिया था जो उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो आज 1 साल गुजर के आप देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब आज अदालत में है और जहांगीर तरीन के साथ काफी स्टैंड लिया है लोगों ने। बेसिकली शोएब, मैंने आपको बताया कि जहांगीर तरीन ने आज अपनी स्ट्रेंथ शो की है। ठीक है अब्बास शबीर, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुताल्लिक हमें अपडेट कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। तालीमी इदारों से मुतालिक बड़े फैसले। कोरोना से मुतासर अजला में 1 से 8वीं तक क्लासेस नहीं होंगी। मुतासरा अजला की तादाद 13 है। 28 अप्रैल तक क्लासेस अब नहीं होंगी। 9 से लेके 12 तक इम्तहानात मई के 3rd वीक में होंगे। ए लेवल्स की अगर हम बात कर लें या ओ लेवल्स की बात करें तो इससे मुतालिक कहा गया इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ओ लेवल के एग्जाम्स पहले डिले हो चुके हैं, ए लेवल के एग्जाम्स डिले नहीं हो रहे। सवाल यह है क्या ए लेवल के स्टूडेंट्स तैयार हैं? और जब बाकी एग्जाम्स डिले हो रहे हैं तो इन बच्चों के साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है? दैट इज द रीजन वो एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन करेंगे मोहम्मद हशाम और शहीर नवीद, दोनों स्टूडेंट्स हैं, और उसके साथ ही साथ जिब्रान नासिर हमें ज्वाइन करेंगे, समाजी कारकुन है। जिब्रान, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी, गुड मॉर्निंग। कहिएगा, आप ए लेवल के बच्चों की सपोर्ट में बाहर आए हैं, सारे मामले को लेकर बच्चे जो एहतजाज कर रहे हैं और पेपर मनसूखी का मुतालबा कर रहे हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम में मदू करने के लिए शुक्रिया इस मौजू के ऊपर। इस वक्त मैं बज़ाते ख़ुद तो कोई एहतजाज नहीं कर रहा, मगर पाकिस्तान के हज़ारों लाखों तलबा जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस के तहत ए लेवल्स और ओ लेवल्स के इम्तहान देते हैं, वो इस वक्त सरापा एहतजाज ज़रूर है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि एक तरफ में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में कोरोना की 3rd वेव आई हुई है। आप इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं, आप वीकेंड्स पे मार्केट बंद कर रहे हैं, आप शादी और बाकी दीगर समाजी जितनी भी रसूमात है उस पर पाबंदी लगा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि ये जो वेरिएंट नया यूके का है ये बच्चों को बड़ा मुतासर करता है और बच्चों से वालिदैन को लगता है। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं इम्तहान हो रहे हैं तो वो ए लेवल्स के हो रहे हैं, बाकी मैट्रिक के और इंटर बोर्ड के इम्तहान भी मुलतवी होकर जून तक चले गए। उनका तो खैर सिलेबस भी रिड्यूस हो गया। यहाँ ना कोई सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ना यहाँ पे कोई पोस्टपोनमेंट की बात की गई है, बल्कि आप फिज़िकल एग्ज़ाम के ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं। जबकि मज़े की बात यह है कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन जिनके मातहत ये इम्तहान हो रहे हैं, उन्होंने ख़ुद एक पूरी दुनिया के अंदर ऑप्शन दिया है जो बहुत सारे मुल्क तेज़ रफ्तारी के साथ अपना रहे हैं, जो कि स्कूल असेस ग्रेड्स का, यानी कि जिन स्कूलों के अंदर बच्चे ज़ेर तालीम है वही स्कूल बच्चों स्टूडेंट्स की पूरे साल की कारकर्दगी को देखते हुए और कुछ और उन्होंने मैकेनिज़म्स बताए हैं, उसकी बेसिस पे प्रेडिक्ट करें कि इस बच्चे का एक्यूमेन, इस बच्चे की कारकर्दगी कैपेबिलिटी इस ग्रेड की, और वो ग्रेड फिर कैम्ब्रिज उनको जो है मोस्ट लाइकली ऑफर करेगा। बांग्लादेश ये काम कर रहा है, सऊदी अरब ये काम कर रहा है, कतर कुवैत में ये काम हो रहा है, गल्फ़ के बाकी मुल्कों में काम हो रहा है। पाकिस्तान फॉर सम रीज़न चाहता है कि नहीं, हम बच्चों को ख़ास मुश्किल सिचुएशंस में डालें, ख़ास मेंटल स्ट्रेस में डालें, और हम ये ऑप्शन ना लें। और जैसे बाकी मुल्क जो हैं बच्चों की सेहत को तरजीह दे रहे हैं, उनके राइट टू लाइफ को तरजीह दे रहे हैं और उनके एकेडमिक इंटरेस्ट को साथ में प्रोटेक्ट करते हुए हमारी हुकूमत नाकाम नज़र आती है ये काम करने से। और इसमें दूसरा बड़ा जो हमें तहफ़्फ़ुज़ है वो ये
कि इन्हीं स्टूडेंट्स ने जो इम्तिहान देने पे पाबंद हैं और मुश्किल हालात में इम्तिहान देने पे पाबंद हैं, इनका कल मवाजना बाकी मुल्कों के बच्चों के साथ किया जाएगा, स्टूडेंट्स के साथ किया जाएगा, जो कि स्कूल असेस ग्रेड्स के तरीके से आराम से कन्वीनियंटली कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में अपनी वैल्यूएशन करवा रहे हैं अपने स्कूल से। तो हम तो फॉल बिहाइंड कर जाएंगे, हम तो इंटरनेशनल फोरम पे भी उनसे जो है वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं लोकल मुकाबला देखूँ तो लोकल मुकाबले में देखा जा रहा है कि थर्ड वेव के दौरान मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान फिलहाल नहीं हो रहे, वो आपने पोस्टपोन किए हैं और उनका सिलेबस भी आप साथ में रिड्यूस कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे भी इनको डिसएडवांटेज कर रहे हैं। ठीक है जिब्रान नासिर, आपने तो बड़ा अच्छा से इसको एक्सप्लेन किया। हशाम, कमिंग टू यू, अगर इन हालात में भी इम्तिहान होता है, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स इम्तिहान देते हैं ए लेवल्स के, उससे क्या फ़र्क होगा? और इसके साथ साथ आप लोगों ने एहतजाज भी किया, उस एहतजाज ने कोई रंग भी लगाया या उसके बावजूद आप लोगों को कहा गया कि नहीं भाई चुप हो जाइए, पेपर्स देने होंगे? देखें, अगर अभी हम लोग पेपर्स देते हैं तो हमारी जो ग्रेडिंग होती है थ्रेशोल्ड के सिस्टम से होती है, मतलब एक कर्व बनता है। सपोज़ अगर आपका एक ए बिज़नेस में सपोज़ ले लें कि 100 में से 50 पे आउट ऑफ 100 आपका एक ए ग्रेड है, तो अभी वो जो ए ग्रेड 50 पे होता है वो 70 पे चला जाएगा। तो हमें पूरे हमारा जो जोन पूरा है उसमें सबके पेपर्स कैंसिल हो गए हैं। तो जो कर्व की वजह से हमारे मुल्क में ग्रेड्स कम आएंगे। एक तो हमें इंटरनेशनली ये नुकसान हो गया पेपर देने की वजह से। दूसरा कोविड की सिचुएशन वो तो आपके सामने है ही। अगर पेपर देने हम लोग सपोज जाते हैं और मेरा टेम्परेचर 100 डिग्री से एक पॉइंट भी एक थोड़ा सा भी ऊपर होता है तो मुझे कहा जाएगा कि आपके क्योंकि आप पेपर नहीं दे सकते। और कैम्ब्रिज ने कहा कि हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। अगर आप लोग पेपर अगर आपको कोविड होता भी है तो हम लोग उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती और उसके बाद मुझे अगला पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा। मैंने अगर मेरे टोटल 9 पेपर्स हैं, 9 कंपोनेंट्स हैं और एक भी कंपोनेंट मिस हो जाता है तो मुझे अगला पूरा साल फिर से रिपीट करना पड़ेगा। दूसरा, जहाँ तक एहतजाज की बात है, एहतजाज हमने हर जगह की है, हर मुल्क में, हर शहर में की है पाकिस्तान के। और एहतजाज के बाद हम लोगों की मुलाकात भी हुई है। मेरी पर्सनली भी शफकत महमूद साहब से मीटिंग हुई थी। तो क्या कहा उन्होंने फिर? उसमें भी उन्होंने 2 मिनट दिए थे मुझे मीटिंग में और उसमें उनके पॉइंट्स मेरी समझ में नहीं आई। उनकी शफकत महमूद साहब खुद भी एग्री करते थे हमारे पॉइंट से। उनके एडिशनल सेक्रेटरी जो थे वो उन्होंने भी, लेकिन उसके बावजूद फिर क्या वजह है कि इस चीज को माना नहीं जा रहा? साथ रहिएगा। शहीर, आपकी जानिब आऊंगी, आप बताएं कि आप लोग क्या चाह रहे हैं कि पेपर जो है वो कैंसिल हो जाएं आप लोगों के, या फिर पोस्टपोन हो जाएं, डिले हो जाएं? आप लोग चाह क्या रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, देखें, पहली बात तो ये थी कि हम चाह रहे थे कि हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए जाएं, जिस तरह एफएससी और मैट्रिक के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं, और हमारा सिलेबस में रिडक्शन आ जाए। लेकिन कैम्ब्रिज एक इंटरनेशनल बोर्ड है जिसकी वजह से ना तो वो सिलेबस रिड्यूस करता है, ना तो वो किसी भी मुल्क के लिए अपना टाइम टेबल चेंज करता है। तो इसी तरह कैम्ब्रिज ने हर मुल्क को, सारे ममालिक में एक ऑप्शन दे दी कि अगर आपके पास कोविड की सिचुएशन कंट्रोलेबल है, अगर आपकी कोविड की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है तो आप एग्जाम्स कंडक्ट करवा लें, और अगर आपके पास कोविड की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है तो आप बराए मेहरबानी प्लीज़ एग्जाम्स मत कंडक्ट करवाएं। और बड़े मुल्क हैं, बड़े ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे, कतर, यूएई। लेकिन क्या शहीर पोस्टपोन करने की भी ऑप्शन हुकूमतों को दी गई है? नहीं, हुकूमतों को नहीं दी गई। तो फिर कैसे कर दें? फिर पोस्टपोन कैसे कर दें? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, अगर पोस्टपोनमेंट की ऑप्शन नहीं है हमारे पास तो दूसरी ऑप्शन हमारे पास कैंसिलेशन है। कैम्ब्रिज ने 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो आप एग्जामिनेशन कैंसिल कर दें या तो कंडक्ट करवा लें। दुनिया भर के ममालिक में कैंसिल करवा दी गई हैं जहाँ कोविड के केसेस कम भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है, मेरे से बेहतर पता है कि 5000 प्लस केसेस आ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा जा रहा है। तो कोविड तो बिल्कुल सिचुएशन में कंट्रोल नहीं हो रहा। तो इस सिचुएशन में क्या एग्जाम्स करवाएंगे तो बच्चों के फ्यूचर्स और उनकी जानों दोनों पर बहुत बड़ा मसला होगा, और इसीलिए फिर आप लोग सरापा एहतजाज भी हैं। ठीक है, शहीर हमारे साथ मौजूद है, बेहद शुक्रिया। और हमारे साथ हशाम मौजूद है, आपका भी बेहद शुक्रिया गुफ्तगू। जिब्रान ने भी अपना इस पर कॉमेंट दिया। तो जनाब, अभी हमने करना ये है, एक ब्रेक लेनी है। जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। जहाँ पर हम बहुत सारे मसलों की बात करते हैं वहाँ एक अहम मसला ये है कि शायद बहुत सारे लोग ट्रैफिक कवानीन से लाइल्म हैं। मसरूफ शाहराहों पर कम उम्र ड्राइवर्स की बढ़ती तादाद ना सिर्फ उनकी अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगियां भी खतरे में मुब्तला कर देती हैं, और आए रोज़ आगाही मुहिम के बावजूद सोशल मीडिया पर बच्चों के गाड़ियाँ चलाने की वीडियोज़ भी मंजर आम पर आती रहती हैं। ये कम उम्र ड्राइवर्स किस कदर खतरे की अलामत है और इनकी वजह से कितने हादसात होते हैं, इस पर जहांगीर खान ने रिपोर्ट तैयार की है। पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। शहर की सड़कों पर चलता फिरता खतरा, कम उम्र ड्राइवर्स, जिम्मेदार कौन?
वालिदैन, ट्रैफिक पुलिस या वो खुद। इन्हीं कम उम्र ड्राइवर्स की वजह से आए रोज ट्रैफिक हादसात और इंसानी जानों का ज़िया होता है। लाहौर में 40 लाख से जायद मोटरसाइकिलें हैं जिन्हें चलाने वालों की बड़ी तादाद कम उम्र ड्राइवर्स की है। रेस्क्यू 1112 के आदादो शुमार भी इसी हकीकत को बयान कर रहे हैं। रवां बरस के पहले 3 माह के दौरान 2000 से जायद कम उम्र ड्राइवर्स के हादसात हुए। पिछले साल के डाटे को अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो 66,000 से जायद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं, जिनके ऊपर रेस्क्यू 1122 ने रिस्पॉन्ड किया है। और इसमें तशवीशनाक बात यह है कि 7,000 से जायद वो एक्सीडेंट है जो अंडर एज ड्राइवर की वजह से एक्सीडेंट्स हुए हैं। बेसिकली वो ड्राइवर तो थे नहीं, कि ये वो 7,000 लोग हैं जिन्होंने और 7,000 को अपने साथ इन्वॉल्व किया होगा और इनकी वजह से मजीद 7,000 लोग जो हैं वो जख्मी हुए होंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कम उम्र ड्राइवर्स को गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने से रोकने के लिए बार बार मुहिम चलाई गई, लेकिन वालिदैन भी तो अपना किरदार अदा करें। अंडर एज जो ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ कंपेन चलाई गई हैं, रूटीन में इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, क्योंकि जितने भी ये जो हादसा हम देखते हैं उसमें एक मेन जो वजह है ये अंडर एज ड्राइवर्स हैं। तो अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि जो इनके पेरेंट्स हैं या जो इनके जो स्कूल टीचर्स हैं उन्हें भी चाहिए कि बच्चों की इस्लाह करें, उनको मोटरसाइकिल वगैरह ना दें, उनको बाहर ना निकलने दें। गुज़िश्ता साल के दौरान 15,598 बार वालिदैन को कम उम्र ड्राइवर्स के चालान करके आगाह किया गया, लेकिन इसके बावजूद बच्चों के गाड़ी चलाने की वीडियोस मंजर-ए-आम पर आती रहीं। वालिदैन, उस्ताद और ट्रैफिक पुलिस सब कम उम्र ड्राइवर्स की हौसला शिकनी पर मुत्तफिक हैं, लेकिन कहीं कोई कमी है जो ऐसे हादसात में इजाफे का बायस बन रही है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कहीं बैठे हों और कोई टॉपिक हो तो हम सब ऐसे गुफ्तगू करते हैं जैसे हम सब जानते हैं, लेकिन क्या ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक भी हम जानते हैं? और क्या ये मसला सिर्फ ट्रैफिक कवानीन का है या कि ये मामला बैड पेरेंटिंग का भी है? क्या एज अ पेरेंट हम नहीं जानते कि बच्चों की जब तरबियत करनी होती है तो किन मामलात का ख्याल रखना होता है? जैसे कि आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमने गुफ्तगू की कि इवन मेरे मोहल्ले में एक बच्चा जो कि बाइक पर आता है, मैं जब उसे देखता हूँ मैं उसे रोक लेता हूँ, मैं इंतज़ार करता हूँ कि शायद उसके वालिद साहब आएंगे, मैं उनसे पूछ पाऊँ कि आप बच्चे को ये बाइक निकालने की इजाज़त क्यों देते हैं। ये जो मामलात हैं इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सैयद हमाद आबिद साहब ने, CTO लाहौर हैं। सर वेलकम टू द शो। सर रिपोर्ट हमने देखी, अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरा बच्चा है, मेरी गाड़ी है, मेरा बाइक है, मेरी सड़क है, मेरा मोहल्ला है, मेरा इलाका है, मेरा शहर है, इजाज़त है मेरे बच्चे को, चलाए वो। सर ये जो ये रवैया है और ये जो गुफ्तगू है ये कितनी ख़तरनाक है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मुझे इनवाइट करने का इस इंतहाई इम्पोर्टेंट मौजू के ऊपर शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, ये जो रवैया है ये इंतहाई ख़तरनाक है जी। यही जो हमारे रवैये हैं ये हमारे फिर कल्चर और ट्रेडिशन का हिस्सा बन जाते हैं और अल्टीमेटली नुकसान होता है, जिससे आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाई। और इसके अंदर ऑब्वियसली जिम्मेदारियां शेयर्ड हैं। पेरेंट्स के भी आपने बड़ा अच्छा पैकेज इन्होंने चलाया है, इसमें तमाम जिम्मेदार हैं ऑब्वियसली। मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों आप लोगों के पीक चैनल पे चली एक 6 साल का बच्चा बिल्कुल गाड़ी चला रहा है मेन कैनाल के ऊपर। वो खैर हमने ट्रेस की, उसको पकड़ा, उसके वालिद साहब को भी हमने गाड़ी पे डिटेन की। ये चीजें आए दिन होती रहती हैं, तो उसके अंदर हमें सबको अपना पार्ट प्ले करना है एज अ सोसाइटी। हम अपनी महदूद कैपेसिटी में, मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक 15,000 की, जिस आपने भी बताया कि 15,000 प्लस लास्ट ईयर की, अभी भी हमने कोई राउंड अबाउट 2,000 के करीब चलान्स किए हैं। हम सिर्फ चलान्स ही नहीं करते, हम लोग एक 1 स्टेप बियॉन्ड आवर कॉल ऑफ ड्यूटी भी कर रहे हैं कि हम पेरेंट्स से एफिडेविट भी ले रहे हैं, बयान हल्फी भी लेते हैं कि आपका बच्चा दोबारा आएगा तो फिर सख्त कार्रवाई मजीद इससे करेंगे। हमने तो कानून में रह के जो प्रोविजंस हैं उसका इस्तेमाल करना है। सर हमने मैं इस कानून से मुताल्लिक ये आपसे जानना ही चाह रहा हूँ सुनने वालों के लिए।
क्या घर के अंदर अगर मतलब बड़ा घर है और इतनी जगह है कि वहाँ पर कोई बच्चा गाड़ी या बाइक चला सके, लॉ क्या कहता है सर कि उम्र क्या होनी चाहिए? क्या 18 साल से कम उम्र बच्चे को किसी भी जगह पे, वो कनेक्टिंग रोड हो, वो लिंक रोड हो, वो मोहल्ले की गली हो या वो घर का अहाता हो, क्या इजाज़त है? नहीं जी, नॉट एट ऑल। इसीलिए 18 साल एज मुख्तस की गई है। जब आपका आईडी कार्ड वैलिड होता है 18 ईयर्स पे, उसके बाद आप अपना लर्नर अप्लाई करते हैं, यू गेट अ लाइसेंस। उससे पहले कतई इजाज़त नहीं है। दूसरी बात यह है कि लर्नर इसलिए दिया जाता है, वो 42 दिन का जो टाइम होता है कि उसके अंदर आप गाड़ी सीखें और फिर आप प्रैक्टिकली लाइसेंस लेके रोड पे आए। अच्छा। दूसरा ये है कि स्कूल्स में मैं आपको बताऊं, हमें बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, हमें डिस्करेज करना है ये वाला ट्रेंड। उनकी जब वालदा को हमने पूछा, जो बच्चा 6 साल का गाड़ी चला रहा, तो उसने कहा कभी कभार चला लेता है, और उनको कोई नदामत नहीं थी, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। तो ये रवैये इंतहाई खतरनाक है। बिल्कुल हमारे साहब, हम यही चीज़ चाह रहे हैं कि ये डिस्कस हम इसलिए करें ताकि पेरेंट्स जो हमें देख रहे हैं एटलीस्ट उन तक आगाही पहुंचे कि ये ऐसा मामला नहीं है कि आप इसमें बच्चे को थपकी देंगे, हमारा बच्चा बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ये खतरा उनके बच्चे के लिए भी और बहुत सारे लोगों की जिंदगी के लिए भी। मैं आपको इसकी लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। 2 दिन पहले की बात है, तो लाहौर में PS नवाब टाउन के एरिया में एक 13 साल का बच्चा गाड़ी चला रहा था। अच्छा। और एक 41-42 ईयर्स का रोड क्रॉस करा था, एक साहब उनको हिट किया एंड ही डाइड। तो ये वाले हैं इसके रिपरकशंस जो इंतहाई हौलनाक हैं और खौफनाक हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हम डिस्करेज करने के लिए हम गाड़ियां भी इम्पाउंड करते हैं 115 मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत। इसके अंदर हम गाड़ी को इम्पाउंड करते हैं, 2-3 दिन गाड़ी बंद रहती है ताकि उनको थोड़ी तकलीफ हो, उनको लेकिन क्या पेरेंट्स के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है सर? जी, मुकदमा तो दर्ज नहीं हो सकता, लेकिन जो इसकी वायलेशन है वो वायलेशन टिकट हम उसको जारी करते हैं, गाड़ी को इम्पाउंड करते हैं, 2-3 दिन गाड़ी बंद रहती है। आपको लगता है सर कि कानून ऐसा आना चाहिए कि अगर ऐसा वाकया हो, जिस तरह आपने तो एक एक्सट्रीम चीज़ अभी हमसे शेयर की कि एक बच्चा चला रहा हो गाड़ी और इस तरह किसी की डेथ हो जाए, आपको लगता है कि सख्त कवानीन में ये ज़रूर होनी चाहिए शक कि अगर कोई बच्चा इस तरह से बाइक या गाड़ी चला रहा होगा और हादसे से अलावा भी? ऑब्वियसली जी, मैं समझ गया, बिल्कुल ऑब्वियसली शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बच्चा तो है, उसके बड़ों के ऊपर बिल्कुल लाइबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमने अभी एनहांसमेंट ऑफ ट्रैफिक फाइन्स प्रपोज की हैं, कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल प्रिंसिपली दे दी है। तो उसमें हम चूंकि 1965 का बना हुआ मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, छोटे छोटे पेटी फाइन्स हैं, उससे आपको बेहतरी नहीं आती, सुधार नहीं आता, तो उसके लिए हमने एनहांसमेंट भी हम कराने जा रहे हैं, तो उससे भी कदरे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। मतलब मैं यही चीज़ आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या हम आगे आने वाले दिनों में देखें कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स शुरू किए जा रहे हैं या कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों को बड़ी अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जाए, बड़े अच्छे तरीके से उन्हें आगाही दी जाए, अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि आए रोज़ वीडियोज़ का आना शायद इस बात को बताता है कि लोगों में आगाही नहीं है या फिर लोग अब खौफ नहीं रखते। मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना देयर आर मल्टीपल रीजंस। एक तो आगाही भी है, सबको पता है ये कानून है, लोग अज़राए मजबूरी भी चलाते हैं। जब हम लोगों को अल्टरनेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे, ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वेरी राइट, तो लोग, गुर्बत है, गरीबी है, वो उसका सहारा लेते हैं कि हम क्या करें, हमने एक काम पे भी जाना है, माँ को लेके जा रहा होता है छोटा बच्चा, या बहन को लेकर जा रहा होता है। बिल्कुल, तो ये इश्यूज भी हैं जी, इसको एड्रेस करना होगा। मैस ट्रांजिट सिस्टम इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली इन बिग सिटीज़। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप और आपने इसको भी किया। ये सेगमेंट इसीलिए किया गया ताकि जो लोग नहीं जानते कि लॉ क्या कहता है, उनको ये मालूम हो जाए कि लॉ मौजूद है। आपका घर हो, आपकी सोसाइटी हो, आपका गली मोहल्ला हो, आपका बच्चा और आपकी गाड़ी हो, तब भी इजाज़त नहीं है। इसके अलावा अगर लोगों को पता भी ना कानून कुछ कहते हैं, वो फिर भी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो कहते हैं हमें किसी ने क्या कह लेना है। और इसके साथ साथ अगर एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैंने किसी को रोक के उसके अब्बा जी से बात करने की अगर कोशिश की कभी, तो मुझे भी सुनने को मिला। हाँ, और मैं तो ये कहती हूँ कि हम अगर मुझ जैसी अगर गंदी ड्राइवर अगर हो ना, नहीं आप तो अच्छी ड्राइवर है, तो मेरी अम्मा तो मुझे ये कहेंगे बेटा तुम कभी गाड़ी ना चलाओ, ये मेरे मियाँ ही मुझे कहेंगे तुम कभी गाड़ी को हाथ ही ना लगाओ, तुम चुप करके बैठ साइड पे हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, अब हम आपको एक अच्छी खुशखबरी वाली खबर देंगे। वो खबर ये है कि कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली, उनके घर एक नन्हे मेहमान की आमद हुई, नन्ही परी की आमद हुई है। हसन अली ने मद्दाहों से फैमिली को दुआओं में याद रखने की अपील की है।
हसन अली ने ट्वीट करके बेटी को फैमिली में खुशामदीद कहा और उन्होंने लिखा है कि अल्लाह ताला ने उन्हें रहमत अता किया और अल्लाह इस नन्ही परी के हर ख्वाब पूरे करे। उन्होंने मद्दाहों से अपील की है कि उनकी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। सोशल मीडिया पर साथी खिलाड़ियों और मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। क्या बात है जी। अच्छा, अभी नाम नहीं रखा उन्होंने। हज़ारा भी तो सिर्फ उन्होंने शेयर किया है इससे मुताल्लिक। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे, दुनिया भर का चक्कर लगाते हैं और 20वीं सदी के एक कल्चरल आइकन की बात करते हैं। मशहूर अमेरिकी गुलकार और रॉक एंड रोल म्यूज़िक के बादशाह एल्विस प्रेस्ले, इनका इलेक्ट्रिक गिटार $4,50,000 में नीलाम हुआ है। एल्विस ने इस गिटार के साथ 1968 में परफॉर्म किया था। ही डाइड इन 1977। देखिए जी, आपकी जब आप मर भी जाते ना, अगर आप नायाब हैं तो आपकी चीज़ें नायाब ही रहती हैं और इतनी महंगी नायाब हो जाती है। ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर लें कि आपकी चीज़ें आपके मरने के बाद बहुत महंगी बिकें। तो जनाब, एक खबर है रूस से। वैसे शोएब, मुझे बताएं कि अगर आप कभी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हो, जैसे हम जाते हैं आउटडोर शूट के लिए, बड़ी मेहनत करते हैं हम उसमें, जी कोई माइक ले जाए, क्या करेंगे आप? मैं नाच के जाऊंगा पीछे। यही हुआ जनाब, ये रूस से खबर है जहाँ पर एक कुत्ता लेके जाएगा तो मैं पीछे नहीं जाऊंगा। अच्छा, फिर मैं डर जाऊंगा। वैसे भी कराची के कुत्ते बड़े खतरनाक हैं। कुत्ता खातून रिपोर्टर का माइक लेकर भागने में कामयाब हो गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। और वीडियो में देखा जा सकता है कि रूसी टीवी की एक रिपोर्टर लाइव बीपर के जरिए मौसम की सूरत हाल बता रही थी कि इसी दौरान एक कुत्ता दौड़ता उनके पास। उन्होंने कहा, बाजी अब आप माइक मुझे दे दें, अब मैं चलो लेके भाग लूंगा। क्या पता वो कहीं माइक ले जाकर, हाँ, अच्छा वो भागी पीछे, अच्छा ट्रांसमिशन उनकी जारी रही है। उन्होंने इसके बाद माइक वापस लिया, कुत्ते के साथ उन्होंने अपना बीपर कंप्लीट किया, कुत्ते को साथ में रखा है। कितनी बहादुर खातून। क्या पता कुत्ता कहीं ले जाना चाह रहा है कि आइए वहां से मौसम दिखाते हैं आपको। वहां से मौसम दिखाते हैं, हो भी सकता है क्योंकि वो आए मौसम रंगीले सुहाने सुनाना चाह रहा हूँ। कुत्ते बड़े जिम्मेदार होते हैं और उनको पेंशन से मिलती है। चलो जी, आज ये तय हो गया, बाहरी कुत्ते जिम्मेदार होते हैं, कराची के कुत्ते मजाक होते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे और हवा में नमी के तनासुब में कमी के बायस हम देख रहे हैं कि होंठ फटने लग गए हैं और नाक से खून बहने के वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। यही नहीं, मौसम खुश्क और हवा में कम नमी के बायस सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है जनाब। अब ऐसे में हमें करना क्या चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम घर में ना अपनी तौर पर टोटके इस्तेमाल करते रहते हैं और होता ही है कि फिर हम मुश्किल में फंस जाते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस पर तफसीली बात करने के लिए हर्बलिस्ट डॉक्टर बल्कीस हम सब की आपा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक है, आप तो इतनी माशाल्लाह से ग्लो कर रही हैं और इतनी फ्रेश लग रही हैं ऐसे मौसम में। क्या राज है? ये कराची में रहते हुए कैसे ऐसे कैसे? अच्छा, कपड़ों का राज तो ये है कि यही स्त्री थे तो मैंने पहन लिया। अच्छा, फ्रेशनेस के लिए देखिए पानी। आप जब मतलब कि यू आर व्हाट यू ईट, आप वही नज़र आओगे। मैं हमेशा ही जुमला बोलती हूँ, जो आप खाओगे, आप ये नहीं समझना आप वो नज़र आओगे जो आप लगाओगे। आपको फिर लगाना भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा अपनी स्किन को, मतलब कि ग्लोई लुक देने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि कम खर्च ऊपर से लगाने पे करें तो अंदर खाने पे ज़्यादा खर्च करें। ओके, अच्छा खाएं और फ्रेश खाएं। बिल्कुल। तो देखिए, ये मौसम जब ये वाला ठंडा गर्म वाला मौसम जब आता है ना, तो मार्केट में एक चीज़ आ जाती है, खरबूजे। यस, बेशुमार है। सबसे पहले आ जाते हैं। और आप यकीन करें, पंपकिन सीड ऑयल या खरबूजे का तेल भी या चारों मगजियात का तेल भी अगर सिर्फ होंठों पर लगा लिया जाए ना, तो आपके होंठ फटने से बच जाते हैं। ओके जी बिल्कुल। अच्छा, और जैसे कि हम देखते हैं कि ये होंठ फटना तो सर्दियों में ही होता है ना, अब तो चले हवा में नमी का तनासुब कम है। और जो ये हम देख रहे हैं कि स्किन भी थोड़ी सी ऐसी हो रही है कि फटना शुरू हुई है, ड्राई है। गर्मी में ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, इसकी भी वजह यही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो फिर उसके लिए क्या, जैसे सर्दियों में हम देखिए, मैंने कहा कि खरबूजे खाएं भी, खरबूजे लगाएं भी। जैसे लगाने के लिए हमेशा जब उसको काटें तो एक येलोइश पार्ट होता है, लेकिन वो जो है उसके कोलेजन, उसके वो चीज़ें आपकी स्किन के लिए बहुत सीड्स के साथ होता है। सीड्स के साथ होता है। उसको हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं, खवातीन रिमूव कर देते हैं, तो वो ऐसे मल लें, उसको मल लें और जो बीज है वो फेंके नहीं। हाँ, उसको खुश्क करें और उसको खाएं। हाँ, अब्बा करते थे ये। बिल्कुल, सब पुराने निकाल देते थे, उसको खुश्क करते थे और फिर खाते थे। अच्छा, और उसको खुश्क करने के बाद उसको पीस लें। जैसे उसको बीज निकाल के उसको अगर पीस के बच्चों को अगर आप उससे स्क्रब करें
तो जो माएँ स्किन के लिए बच्चों के लिए परेशान होती हैं और वो कहती कि उनका कलर थोड़ा डल हो गया, हालांकि मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ आप नेचुरोपैथी में रहें बच्चों के लिए स्पेशली, तो आप वो कीजिए, उससे उनकी स्किन जो है ना हाइड्रेट होगी। अच्छा ओके अच्छा। लेकिन सॉरी सर्दियों में तो नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर होंठ फट रहे हैं या इवन पाँव की एड़ियाँ फट रही हैं तो ऑयल्स का इस्तेमाल कहा जाता है कि इवन कोकोनट ऑयल भी आप पी लें। जी, क्या गर्मी में भी ऐसा ही करें, इस मौसम में भी ऐसा ही करें? जी बिल्कुल ऐसे ही करें। अच्छा, सबसे और ना अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए एक और चीज़ है। अच्छा, गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं कि ग़िज़ाएँ वही रखते हैं, पानी नहीं पीते, खाने की चीज़ें हम चेंज कर लेते हैं। नाफ में सरसों का तेल लाजमी डालें गर्मियों में भी। अच्छा, आप एक चीज़ मुझे ज़रा समझाएंगे, कहते हैं कि जैसे नीम का तेल डालें इस चीज़ के लिए, सरसों का तेल डालें नाफ में इस चीज़ के लिए, बादाम का तेल जो इस्तेमाल करें नाफ में इस चीज़ के लिए, ये वाकई मुख्तलिफ तेल जो होते हैं उनकी मुख्तलिफ अफादियत होती है? देखिए, नेचुरोपैथी में ना पर्सन टू पर्सन जो रिसर्चेज हुए हैं इंसानों पर ही हुई। अच्छा, सही, और कलेक्शन जो नॉलेज है वो भी इंसानों पर ही है, तो बिल्कुल काम करती है। अब साइंटिफिक एविडेंस इसका नाफ में तेल डालना तो साइंस मानेगा ही नहीं, है ना, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप बीच का रास्ता इस्तेमाल करें, करके देखें। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती हो तो बादाम, आलमंड बहुत अच्छा है। जिनको स्किन डिजीज़ होते हों उनके लिए नीम या सरसों का तेल बहुत अच्छा है। या जो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड हों तो वो भी नीम भी डाल सकते हैं, सरसों भी डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। अब होता क्या है कि कुछ को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, कुछ को कुछ सूट करता है, तो आप अपने आप को पहले जानिए कि आपके जिस्म को किस चीज़ की ज़रूरत है या क्या चीज़ आपके लिए सूटेबल है। अच्छा, अक्सर गर्मियों में, ना सिर्फ इस मौसम में बल्कि गर्मियों में ये होता है अमूमन बहुत सारे लोगों के साथ कि नक्सीर फूट जाती है। बिल्कुल, नक्सीर फूट जाती है, इसके लिए कलौंजी बहुत अच्छा है कि कलौंजी को सूंघ लिया करें। और अगर नक्सीर गर्मियों में बहुत ज़्यादा जैसे फूट रही है तो यहाँ पर ठंडा पानी यहाँ डालना चाहिए और यहाँ मसाज करना चाहिए। अच्छा, नक्सीर फूट रही हो तो फ़ौरन ना पकड़ें, ये गलत होगा। अच्छा, ये गलत होगा। अगर मतलब निकल रहा है, खून निकल रहा है तो निकलने दें। अब उस वक्त जब माएँ बहुत घबरा जाती कि अब क्या करना है। अच्छा, ऐसे लोगों को पपीता ज़रूर खिलाया करें और लाल लाल चीज़ें बहुत। गर्मियों में पपीता आता है ना, देसी पपीता तो गर्मियों में ज़्यादा होता है, और तो ये करेंगे तो आप देखेंगे इससे नक्सीर फूटना, इवन के किसी को अगर ब्लिस्टर्स पड़ते हों, कुछ लोगों को होता है कि ऐसा लगता है जैसे चोट लग गई है, लेकिन चोट नहीं होती है, वो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, उसमें भी खरबूजा बहुत काम आता है। और शरबत फौलाद पिलाना आपको फौलादी बनाने के लिए। क्या बात है। बीट और बाइंडिंग होता है ना, कुछ में आयरन की कमी की वजह से भी ये हो सकता है। F8 फिर बहुत सारी चीज़ें और साइंटिफिक आ जाती हैं। तो आसान घरेलू नुस्खा तो यही है कि सीधा सीधा यहाँ ठंडा पानी और मौसमी फलों का इस्तेमाल ज़रूर। एक और चीज़ आपको ज़रा बता दें, पानी ना पीना या जिस्म में पानी की कमी होना, इसकी वजह से नाक से खून आता है? नहीं, ये नहीं है, वो हवा में नमी का तनासुब और खुश्क हवा उसकी वजह से है। ये एक वजह ये होती है। इसके अलावा भी वजह ठंडा गरम, बिल्कुल ठंडा गरम होने से भी होता है। एकदम एसी से आप तत्ती दोपहर में बाहर निकल गए। कुछ चीजें साइंस मानती, कुछ नहीं मानती, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बीच का रास्ता करें। ठंडा गरम होने से भी हो सकता है, और आप अगर एनेमिक हो तो भी हो सकता है। F8 मतलब कि वो है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बहुत सारे वजूहात होती है जिसकी वजह से होता है। आयरन हमारा बाइंडिंग एजेंट है, बाइंडर नहीं होता तो बाज़ औक़ात उसकी वजह से भी होता है। अच्छा, यूँ तो इस सेगमेंट में कॉल्स आती हैं, लेकिन इस बार मैसेज आ रहे हैं। अवैस हैं, उनका मैसेज भी आया है, उस्मान उनका मैसेज भी आया, तो मैंने सोचा कि शेयर कर लूँ आपसे। वो रहते तो नॉर्दर्न एरियाज़ में बड़ी खूबसूरत प्यारी जगहों पर रहते हैं, गिलगित में और नॉर्थ में, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि होंठ बहुत फट रहे हैं, स्किन बहुत ड्राई है, पानी पी रहे हैं, फिर भी मामला कुछ सेट नहीं है, तो मशवरा दें आप। अच्छा, अगर नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग कॉल करें तो उनके लिए सबसे बेहतरीन है खुबानी। सूखी खुबानी को रात को भिगो दें, सुबह ब्लेंड करके पहली चीज़ खुबानी का इस्तेमाल करें और खुबानी का तेल ही होंठों पर लगाएं। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और नक्सीर जिनकी फूटती है उस वक्त नहीं, लेकिन कलौंजी का तेल बहुत अच्छा होता है, एक ड्रॉप वो ज़रूर डाला करें। ये नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए, नॉर्दर्न एरिया हर जगह के लिए, लेकिन नॉर्दर्न एरिया के लिए ज़्यादा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर कहा जाएगा कि क्रीम का इस्तेमाल करना है
तो हमारी स्किन के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर मैं कराची की बात कर लूँ तो कौन सी ऐसी क्रीम्स लगानी चाहिए, उसमें क्या इंग्रेडिएंट देखकर हम क्रीम्स का इस्तेमाल करें इस मौसम में? देखिए फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कुछ की फॉर एग्जांपल ऑयली स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए आप देखिए कि उसमें एलोवेरा हो, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल हो, और हम हमेशा रोज़मेरी का सुनते हैं कि बालों के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। और फिर वैसे मैं पाकिस्तान के लिए ही काम करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तानी चीज़ें प्रमोट हो, तो हमारे यहाँ स्किन सर्जन एक बूटी होती है, उसको कहते हैं सी बकथॉर्न। अच्छा, मुश्किल नाम है, काम अच्छा करती होगी। बेहतरीन, और पूरी दुनिया में उसको माना जाता है स्किन सर्जन। उसमें लाइम से यानी नींबू से ज़्यादा विटामिन सी होता है किसी ऑयल में। अच्छा। और अगर उसका पूरा निकाला जाए, उसका ऑयल निकाला जाए, तो ऐसा लगता है जैसे फॉलिक एसिड आप सूंघ रहे हो। जैसे उसमें उसकी खुशबू ऐसी होती है कि तुरशी भी होती है, और उसमें ऐसा लगता है जैसे फॉलिक एसिड की खुशबू आ रही है। वो पीने के लिए भी बेहतरीन ऑयल है नॉर्दर्न एरिया वालों के लिए, और लगाने के लिए भी बेहतरीन ऑयल है। दोबारा नाम बता दें। सी बकथॉर्न, आप लोग सर्च कर लें, जल्दी से नोट कर लें। इसको वैसे कहते हैं स्किन सर्जन। सोच लें, आप यकीन करें मेरी प्रैक्टिस में अगर किसी की स्किन जल जाती है, रोजेशिया हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, नहीं सही हो रहा, मैं पूरी दुनिया में यहाँ बैठ अपने सारे पेशेंट को कहती हूँ आप किसी फार्मेसी में जाएं, सी बकथॉर्न ऑयल लें, लगाएं। लोग प्रोमोट मोरक्कन ऑयल को बहुत करते हैं, आर्गन ऑयल को बहुत करते हैं। बिल्कुल कि आर्गन ऑयल, लेकिन आर्गन ऑयल से मेरे हिसाब से 100% ज़्यादा बेहतर काम करे। इस पर आपने कोई डिटेल्स, मैंने सुना एक वीडियो भी बनाई है। जी मैंने वीडियो बनाई है। चलो जी, ये वीडियो देखने के लिए आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा ताकि आप उस पर डिटेल से देख सकें। आप कोई और टोटका जो कि हमने सवाल नहीं किया लेकिन आप देना चाह रही हो, क्योंकि आगे गर्मी का मौसम। देखिए तुख में बालंगा का इस्तेमाल करें। अच्छा, ग़िज़ाएं नमक कम खाएं, और जो अल्लाह ताला, अभी देखिए फालसे आ जाएंगे, अभी तरबूज आ गया, खरबूज आ गया, तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। और खुदारा अपनी ग़िज़ाएं जो है वो जैसे दाल, चावल, लौकी, लौंजी, जैसे केरी की लौंजी बनती, इस तरह के करें, क्योंकि हमारा ज़बान का जायका ऐसा है कि हम पूरे साल पाए खाते, पूरे साल निहारी, पूरे साल बिरयानी, पूरे साल जंग्स, इनसे बचे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे लास्ट में पूछते हैं, आप मुझे बताएं कि अगर हम ये करें कि पानी में हम तुख मलंगा डाल के रख रहे हैं रात को, और फिर सारा दिन वो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए। उसमें तुलसी के पत्ते भी डाल दीजिए, या पुदीने के पत्ते भी डाल दीजिए। या पता है हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम काम करते हैं, या तो हम अपने जिस्म को बहुत ठंडा कर लेते हैं या बहुत गर्म कर लेते हैं। हर चीज़ की ज़्यादती भी फिर हड्डियों के लिए ख़राब होती है। तो मतलब आप बदल के चीज़ें करें। गोंद कतीरा बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मुलेठी बहुत अच्छी होती है, मुलेठी बहुत अच्छी होती है। पूरे अरब में मुलेठी पानी में डाल के पीते रहते हैं। जबरदस्त। कच्ची लस्सी भी गर्मियों में कच्ची लस्सी, जबरदस्त। अब ये सारी चीज़ों का जिक्र हो रहा है, शो के बाद महक कच्ची लस्सी पिलाएंगी। अब मुझे सिखाऊंगा आपको मैं लस्सी कैसे बनानी है। अब मुझे बताएं आपा कि गर्मी का मौसम, अब रमज़ान आने वाला है, क्या रमज़ान से पहले कोई ऐसी तैयारी भी कर लें कि ऊँट बन जाए, पानी पी लें, स्टोर कर लें? क्या चीज़ें खाएं, अपनी रूटीन क्या रखें कि रमज़ान से पहले थोड़े से बॉडी ना तैयार हो जाए उस गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए, लंबे रोजे? या फिर क्योंकि हम पूरा दिन पानी नहीं पीते, फिर इफ्तार में हम फौरन से पानी पी लेते हैं, और या सहरी में जब अजान होने से पहले हम इतना पानी पी लेते हैं, हम समझते कि बस हो गया। ऐसा ना करें, टाइमिंग को मैनेज करना सीखे। टाइम मैनेजमेंट रमज़ान ईमान का वो है, हिस्सा है, आप उसको वैसे ही करें। ये ना सोचे कि इतना मैं पानी पी लूँगा तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। पानी और ग़िज़ा, हम ग़िज़ाएँ बहुत नमकीन लेते हैं। हम जितना भी लेक्चर दे दें, कुछ भी कर लें, हम किसी भी महफिल में जाएंगे वहाँ समोसे, पकोड़े। हाँ, एक खातून सुबह मुझे कह रही थी कि वो पकोड़ों के बगैर अफ्तारी नहीं करती हैं। है एक खातून साथ ही बैठी। वो होता है, और बहुत सारे लोग ये इस तरह पसंद करते हैं कि इफ्तार में पकोड़े होने चाहिए, समोसे होने चाहिए। बस मैं आपको बता रही हूँ ना कि हम बहुत बड़ी भी बातें कर लेंगे, लेकिन हमारे अपने दस्तरखान में अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, देखिए उसमें तो ओपनली काय वो खाती है। हाँ, पकोड़े जरूर होंगे, लेकिन हौलात रखें जी। हाँ बिल्कुल, यही और बहुत आसानी से मैं बता देती हूँ कि सत्तू बहुत अच्छा होता है। घर में आप जौ का आटा ज़रा सा भून लें, इतना ज़बरदस्त बन जाएगा। उसमें मिश्री मिला लें
और उसी का शरबत बना। लो भाई, लस्सी का प्लान कैंसिल हो गया, ये जो आप वाला प्लान है ये ऑन है शो के बाद। आप घर में जो है आप उसका फालसे का जूस बना के रखें, आप पूरी गर्मियों में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ सब कुछ जी बिल्कुल, जो अल्लाह ताला ने इस मौसम में दिया उनका इस्तेमाल करें, ना कि वो उन चीज़ों का जो आप पूरे साल करते रहते। बस अपने ज़बान का चटखारा जो है ना वो थोड़ा साइड पे रखें। और ये ना हो गया रमज़ान अब माशाल्लाह से आने वाला, तो आप इतना खाएं ईद में आप बिल्कुल ही फूले हुए। बिल्कुल ठीक है। और जिनका गुजारा नहीं होता पकौड़ों और समोसे वगैरह, वो थोड़ा मैं फिर कहूँगा होला हाथ रखें, अपना पेट समझ के खाएं। चले जी, आप थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू थी। करेंगे हम सारे गामा पाधानी सा, कर लें या ब्रेक के बाद करें? मेरे ख्याल से कर लेते हैं। कर लेते हैं? हाँ, कर लिया मैंने तो सारे गामा पाधानी सा मैंने तो कर लिया। ये क्या था जनाब, म्यूजिक का हम सोचते हैं तड़का लगाएं, और जब म्यूजिक की बात हो रही है तो ऐसे में उस एकेडमी का हम जिक्र करेंगे जो एकेडमी सिखा रही है। लाहौर की एकेडमी है और यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, सीखते चले जा रहे हैं, टैलेंटेड ये बच्चे हैं, पॉलिश होते चले जा रहे हैं। ये ज़बरदस्त एकेडमी सुर ताल एकेडमी। ख़ास बात यह है कि बच्चों को शुरू से ही धुनें सिखाई जाती हैं ताकि आगे चलकर इन धुनों को वो कैरी कर सकें। यहाँ के उस्ताद ज़ियाउद्दीन साहब, जिन्होंने हादिया हाशमी जैसे मुल्क को नाम दिए हैं। हादिया हाशमी बोल हु, ये याद है हमें, और उन्हें तो सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। शी इज़ ब्रिलियंट, शी इज़ सुपर टैलेंटेड, और उनके साथ और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नाम बना रहे हैं। और सैयद अब्दाल भी हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतना ज़बरदस्त गाया, इतना अच्छा नाम बनाया। और सोचे कि अगर इस एज में ये ऐसा गा रहे हैं तो वो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात, आगे जाके इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त ये गाएंगे। ठीक है जी, फिजा बतूल, सैयद अब्दुल्ला और हादिया हाशमी इज विद अस टुडे। आप सबको कहेंगे वेलकम टू द शो। और क्या करें, अब बड़ा मुश्किल हो जाता है चूज़ करना कि बात का आगाज़ किससे करें, तो हादिया से कर लेते हैं जनाब। हादिया कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ नया प्रोजेक्ट चल रहा है हादिया? जी बहुत से। अच्छा, कुछ हो, लेकिन वो सरप्राइज है। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। नया दिन में कुछ सरप्राइज नहीं होता, यहाँ में सब शॉकिंग होता है। अच्छा चले, ये आप नहीं ना, आप सबको हैरान करने आप हमेशा करती हैं हादिया, वेरी राइट। फिजा आप मुझे बताएं, सबसे पहले तो मैं देख के रानू की इतनी छोटी एज जरा मुझे बता दें ताकि मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली से हो जाए कि इतनी एज, क्या एज है आपकी फिजा? अब तो मैं 8 इयर्स की हूँ। जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट की तब मैं 4 इयर्स की थी। 4 साल की थी, अम्मा अब्बा ने कहा चल पुत्र जा म्यूजिक सीख के आ, ऐसे ही हुआ था? नहीं, जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट की तो पहले तो मुझे खुद से यकीन नहीं आया। मैंने ना जब पहले तो मेरे भाई गाते थे, उनको देखकर मैंने सिंगिंग स्टार्ट की। सुपर क्यूट, जैसा बोलती हैं कि वैसा ही गाती हैं। मैं तो इससे पहले कि अब्दुल्ला की तरफ जाएं कुछ सुन लेते हैं। फिजा कुछ सुनाइए तो सही, नाज़रीन को पता चले कि इतनी क्यूट सी जो वॉइस है, गुनगुनाती है तो क्या सुर लगता है। ठीक है, मैं आपको सुनाती हूँ सोने दी तवीत्री। ओके। सोने दी तवीत्री जे मैं होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दी तवीत्री रेंदी गल न लगे तेरे सावा दे नेड़े नेड़े, किवे बड़ा जानिया हो जानिया होए सोने दी तवीत्री। क्या बात है जनाब। मैं होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दी तवीत्री मैनू तवीत्री दे नाल बड़ी खार वे, वंड लिया ने मेरे नाल तेरा प्यार वे। मैनू तवीत्री दे नाल बड़ी खार वे, वंड लिया ने मेरे नाल तेरा प्यार वे। ए सोकन सोने रंग दी नहीं लगदी मैनू चंगी, ओ गला दे हानिया ओ हानिया होए सोने दी तवीत्री। वाह। जे मैं होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दी तवीत्री। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त फिजा।
वक्त ज़ाया नहीं करते, अब्दुल्ला की तरफ चलते हैं। तबला नवाज हैं आप अब्दुल्ला, हाउ ओल्ड आर यू और कब से सीख रहे हैं आप और वाई तबला? आई एम 17 और मैं तकरीबन 10 मंथ से सीख रहा हूँ तबला। अच्छा, तबला ही क्यों? यहीं पे सुल्तान म्यूजिक एकेडमी से मेरे उस्ताद राहत अली चब्बा हैं, उनसे मैं सीख रहा हूँ। ओके, तबला ही क्यों सिलेक्ट किया? तबले का मुझे तकरीबन स्कूल टाइम से शौक़ था, तो इसलिए मैंने अब चाहा कि मैं अब ये सीख लूँ। क्योंकि नॉर्मली होता है ना, वो इम्प्रेस करना होता है तो गिटार लेकर निकल गए बाहर, पियानो सीख लिया, आपने तबला पकड़ लिया। लेकिन आई एम श्योर आप इस तबले से इम्प्रेस करेंगे और अभी हमारी ऑडियंस को इम्प्रेस करेंगे, तो सुन ले हो जाए। हाँ, बिल्कुल बजाएं जरा, देखिए तो सही जरा तबले पे जब आप हाथ रखते हैं तो क्या क्या आवाजें आती हैं। जी जरूर, मैं आपको चारों सूबों का रिदम सुनाऊंगा। पहले हम सिंध से शुरू करते हैं प्लीज। जी ठीक है। ये तो हो गया सिंध। व्हाट्स नेक्स्ट? जी जी, अब हम चलते हैं बलूचिस्तान की तरफ। चलें जी, क्वेटा। क्या बात है, बात है। क्वेटा से चलो जी पंजाब। बलूचिस्तान था, हाँ ठीक है, पंजाब। तो पंजाब क्या बात है, यकीन के अंदर का वो जब पंजाबी अच्छा, बाहर निकलने लगा था। पंजाब का म्यूजिक सुन रहा से वैसे नहीं बैठा जाता। बहुत मुश्किल था, कंट्रोल करके बैठे, फिर हमारे सर हिल रहे थे। पंजाब बहुत अच्छा रहेंगे। चलें जी, केपीके पेशावर। लास्टली पेशावर। क्या बात है। वैसे ये 4 सूबों का तो हो गया, गिलगित वालों का क्या कसूर है? उनके लिए कुछ नहीं है जी। किसके लिए? गिलगित के लिए, कश्मीर के लिए। कश्मीर का भी इसी तरह से होता है। कश्मीर क्योंकि वो अलहदा है तो ओके चलें ठीक है। मैं आपको धमाल सुना सकता हूँ। ओके हो जाए। ये कश्मीर वालों के लिए, धमाल पूरे पाकिस्तान के लिए। जरूर, हाँ जी, ये उसके लिए तबले चेंज करने पड़ेंगे। चलें ओके, जब तक आप तबला चेंज करते हैं, मेरा ख्याल है हम जो हमारे साथ जो बहुत ही ज़बरदस्त, हम ये कहेंगे कि इंतहाई टैलेंटेड, इतनी कम उम्र में इतना ज़बरदस्त गाने वाली फ़िज़ा बतूल भी हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ ही साथ हादिया हाशमी। हादिया से कुछ सुन लिया जाए, मेरा ख्याल है लेते, क्योंकि हादिया का जो वो वाला गाना ना, बोल हूँ, मुझे पता है ये तो आप कहेंगे, मेरी भी ख्वाहिश सुनने की, लेकिन मैं चाहता अगर हम फिर रिक्वेस्ट करें हादिया से कुछ नया हो जाए तो मज़ा आ जाए। जी बिल्कुल, मैं आपको मैडम नूरजहां का सॉन्ग सुनाती हूँ, तो खाए जो दिल किसी का। ओके। दुखाए दिल जो किसी का, वो आदमी क्या है, किसी के काम ना आए तो जिंदगी क्या है। दुखाए दिल
जो किसी का, किसी को तुझे से गिला तेरी बेरुखी का ना हो, किसी को तुझे से गिला तेरी बेरुखी का ना हो, जो हो चुका है तेरा तू अगर उसी का ना हो, फिर उसके वास्ते ये कायनात भी क्या है, किसी के काम ना आए तो जिंदगी क्या है, दुखाए दिल जो किसी का। क्या बात है हादिया, जबरदस्त, छा गई हैं आप, छा गई हैं आप। थैंक यू सो मच। जबरदस्त। और ये जो गला साफ कर रही हैं इनकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। फिजा, जो पहला लेक्चर होता है, जो पहला इसका दर्स होता है, उसी से ना स्टार्ट कर लें। सारे गामा पादानी सा जरा वही हो जाए कि नहीं? ओके ठीक है जी, वेरी स्वीट। इन्हीं पहले मैं आपको कोई सॉन्ग सुना दूं? ओके सुना दे। ठीक है। तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाह हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी दस दी जा तू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे। मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां इस दिल दे चार चफेरे, नाले सांभ के रखनी कोई दिल दे न लाले डेरे। वे मेरा पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी, ताइयों दिल दी दीवारां ते तू एक न बनाई बारी। मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, मैं उड़ाते मैं हवावां नाल लड़निया। मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, मैं उड़ाते मैं हवावां नाल लड़निया। ख्वाब अपने अपने अखियां विच संभाले मैं, ऐसे लेते दिल दे अपने लाल ताले मैं उच्चियां उच्चियां दीवारां रखियां इस दिल दे चार चफेरे, नाले सांभ के रखनी कोई दिल दे न लाले डेरे। वे मेरा पहला भी दिल टुटिया मेरा एक वारी, ताइयों दिल दी दीवारां ते मैं एक न बनाई बारी। क्या बात है फैजा, जबरदस्त जी, मजा आ रहा है। अब चूंकि अब्दुल्ला का वो तबला तैयार है जिसपे हम धमाल सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, चलें जी अब्दुल्ला, अब आपकी बात। धमाल सुनते हैं कि डालते हैं? धमाल डालते हैं, और जो गाने बजाते हैं वो सुनवा रहे होते हैं, और जो झूम रहे होते हैं जैसे मैं और आप है, तो हम धमाल डालेंगे नहीं, हम कंट्रोल कर लेंगे वर्चुअल धमाल।
क्या बात है, क्या बात है। मुझे तो अपनी शादी याद आ गई है जब मुझे स्पेशली कहा गया था कि ये जब तबला होगा तो आपने बिल्कुल कंट्रोल करना है, कोई धमाल शमाली डालनी। तो मैंने कंट्रोल किया था, कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ भी बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर। आई एम श्योर सुनने वालों ने भी कंट्रोल किया होगा बड़ी मुश्किल से। क्या आप तो ऑफिस में कोई सुन रहे हो, घर में बैठे हो, उन्होंने तो कर लिया होगा, धमाल डाल लिया होगा। तो जनाब बड़ा ज़बरदस्त, और तीनों बच्चे माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। फिज़ा हमारे साथ मौजूद थी, हादिया हमारे साथ मौजूद थी, अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह ताला आप लोग इसी तरह से हमेशा कामयाबी और जो कामरानी बिल्कुल। एंड हाउ लकी लाहौरीज आर जिनके पास ये फैसिलिटी है, जिस सुरताल अकेडमी की, जो चाहते हैं कि बच्चों को इस तरह की किसी फैसिलिटी में लेकर जाएं, वो पॉलिश हो पाएं, जिनको शौक है, जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं, पूरे तो पाकिस्तान ले जा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से जा सकते हैं। बजाय लाहौर में तो वहाँ जाना जरा आसान है। बजाय मैं कराची से अपनी 4 साल की बच्ची तो नहीं भेज दूंगा जाके सीख के। अब मैं मेरे लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। लाहौरियों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है जनाब। तो अब आपको खुदाफिज कहने का वक्त आ गया है। वक्त बहुत ज़्यादा जल्दी से गुजर जाता है, पता नहीं चलता। कल फिर हमें वक्त मिलेगा उससे बात करने का। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।